हेलो एवरीवन। कैसे हो सब लोग। ये अपना फोर्थ लेक्चर है जीएसटी वाले चैप्टर का, कंप्यूटर अकाउंटिंग विद जीएसटी। ठीक है। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सबसे पहले स्टार्टिंग में अपन ने क्या देखा था, अकाउंटिंग होती कैसे है। अकाउंटिंग के अपन ने स्टेप्स देखे थे पूरे, कि अलग अपन को स्टार्टिंग में कंपनी क्रिएट करना पड़ता है, देन लेजर्स क्रिएट करते हैं अपन अप्रोप्रिएट ग्रुप के अंदर में, वाउचर सिलेक्शन, जीएसटी कैलकुलेशन, फिर एंट्री पास करते हैं अपन अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर। वही कुछ चीज़ें हैं जो अपन से भी बचा डिस्कस करना। फिर जो रिपोर्ट्स अपनी ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती है वो सब, एंड एट द एंड अपन रिपोर्ट्स को प्रिंट आउट निकालते हैं। ठीक है। फिर अपन ने टाइप्स ऑफ वाउचर्स भी देखा था, कि अलग अलग टाइप के वाउचर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वाउचर्स होते हैं। फिर तो अपन मैंने तेको एक और चीज बताया था कि तुमको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, कि तुमको ट्रांजेक्शन दे देगा एंड कुछ कुछ चीजें बतानी रहेगी। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था उसको कैसे सॉल्व करना, तो वही चीजें तुम ध्यान रखना। फिर अपन ने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स अपन ने डिस्कस किया था, क्या क्या रिपोर्ट्स बनती है, तो वो सब चीज़ें था। एंड एट द एंड अपन ने डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के यहाँ पे एग्जांपल दिए, तो वो सब रीड किए। ठीक है। फिर अपन अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ है, तो अपन इसको एक बार करके देखते हैं। ये पूरा मैं करता हूँ, तुम लोग बस देखो कैसे क्या कर रहा हूँ, एंड डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी कंपनी, पहले कंपनी क्रिएट करने वाला, तो मैं आ जाता हूँ टैली पे। जब मैं टैली स्टार्ट करूंगा तो ऐसी कुछ स्क्रीन दिखेगी। ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास लाइसेंस तो है नहीं, मेरे को फ्री वर्जन यूज करने का है। तो मैं यहाँ आ जाऊंगा वर्क इन एजुकेशनल मोड के अंदर, इसमें आ गया। अब अपन को नई कंपनी क्रिएट करना है, तो अपनी पहली जो कंपनी क्रिएट करी थी वो ओपन हो रखी है यहाँ पर, लेकिन मुझे नई कंपनी क्रिएट करनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर दूंगा शर्ट कंपनी। शर्ट कंपनी में क्लिक करते ही वाली स्क्रीन आ गई। ठीक है। अब मुझे नई कंपनी क्रिएट करना है, तो मैं जाऊंगा क्रिएट कंपनी के अंदर। ये अपना होता है फर्स्ट स्टेप, अभी भी अकाउंटिंग करने के पहले। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंपनी का नाम मेसर सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी दे देना। ठीक है। फिर एड्रेस भी दिया हुआ है, अब एड्रेस अपन डायरेक्ट डाल देते हैं पुणे। क्या दिया भाई, शनिवार पेट। ठीक है। इंडिया, महाराष्ट्र। पिन कोड दिया हुआ है क्या, पिन कोड नहीं दिया तो अपन नहीं डाल रहे। फोन नंबर में अपना नंबर ही डाल देता हूँ। ठीक है। वेबसाइट दी हुई है, वेबसाइट वेबसाइट अपन डाल नहीं रहे। फाइनेंशियल ईयर वहाँ पे 2019 का दिया हुआ है बुक में, लेकिन अपन 23 चल रहा है, 23 ही रहने देते हैं उसको। ठीक है। एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे ऑप्शन है अपन को एक्सेप्ट, मेरी कंपनी क्रिएट हो गई। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे इनने बोला था अकाउंट्स ओनली मेंटेन करना है। ठीक है। अकाउंट्स ओनली, अब यहाँ पे देखो दो चीजें आती है सॉफ्टवेयर के अंदर। तुमको यहाँ पे दिख रहा है अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो। ठीक है। ये तो तुमको दो चीजें दिख रही होंगी। तो एक मेरे पास ऑप्शन होता है, जैसे मैं फीचर्स में गया, अकाउंटिंग फीचर्स। देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि तुमको सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करना है, मतलब कि तुम्हारे जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है वो सिर्फ मेंटेन करना है, कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के साथ में इन्वेंट्री मेंटेन करना है। मतलब क्या, कि जैसे कि अगर समझो मैं सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूँ, मैंने परचेज का ट्रांजेक्शन किया, तो मैं नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन होती है बस वो लिख दूंगा कि परचेज अकाउंट डेबिट, और जो भी मेरा क्रेडिटर होगा, डेटर होगा उसका नाम, सॉरी क्रेडिटर का नाम उसका नाम, और अगर कैशबैक होगा तो वो लिख दूंगा। लेकिन अगर इन्वेंट्री रहा तो मैं क्या करूंगा, ये डेबिट क्रेडिट तो हो गई, लेकिन मैं इन्फो दूंगा कि मेरा क्या इन्वेंट्री में आ रहा है गुड्स, कौन से गुड्स आ रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में आ रहे हैं, क्या रेट में आ रहे हैं, वो सब ऑप्शन बताने का मेरे पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है। तो यहाँ वाला जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या वाला है, सिर्फ अकाउंट्स ओनली वाला है, सिंपल वाला है। तो अपन सिर्फ अपन अकाउंट्स ही मेंटेन करेंगे, तो इसको मैं भी ये कर दूंगा यस। ठीक है। तो देखो ये ऑटोमेटिकली नो हो गया। अब एंटर 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 एंटर, दोनों डायरेक्टली कंट्रोल ए भी दबाओगे तो हो जाएगा। ठीक है। देखो देखो यहाँ पे चेंज हो गया हो। अब यहाँ पे देखो गायब हो गया, यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो गायब हो गया, सिर्फ अकाउंट्स इन्फो दिख रहा है। और इन्वेंट्री के वाउचर्स भी गायब हो गए अगर तुमने ध्यान दिया तो इन्वेंट्री की ट्रांजेक्शन मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ मैं अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए, मतलब कि कुछ यहाँ पे अलग अलग डेट्स के ऊपर अलग अलग ट्रांजेक्शन दिए हुए, अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के पहले अपन को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या करना पड़ता है, अपन को लेजर बनाना पड़ता है। यहाँ पे अपन नीचे आते हैं,
देखो यहाँ पे क्या बोला, पहले उन्होंने कंपनी इन्फो में जाके कंपनी क्रिएट करो, क्रिएट अ न्यू कंपनी, नाम बताओ, फाइनेंशियल बताओ, अपन ने ये कर लिया। फिर क्या बोला, आफ्टर क्रिएशन ऑफ कंपनी इट इज नेसेसरी टू सेट ऑफ फीचर्स, अपन ने किया भी फीचर्स। द फीचर्स आर सेट ऑफ capabilities provided as options that enable maintenance of financial record as per the requirement of the users। तो फीचर्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, मैं वापस फीचर्स में जाऊँ तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस, अकाउंटिंग फीचर्स, स्टैट्यूटरी फीचर्स, अलग अलग फीचर्स है। अकाउंटिंग में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल है मेरे पास। तो मतलब तो मुझे अपने हिसाब से मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ सॉफ्टवेयर को। ठीक है, अभी अपन ने एक फीचर चेंज किया, अपन को सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करना है, इन्वेंटरी मेंटेन नहीं करने का है। ठीक है, और क्या बोला यहाँ पे, कंपनी फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर्स, मेंटेन्स अकाउंट्स ओनली, टाइप अपन ने इस पे यस कर। फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या था, क्रिएशन ऑफ लेजर। तो अपन अभी लेजर क्रिएट करें। टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन हैज टू बी आइडेंटिफाइड विद द रिलेटेड लेजर। मुझे लेजर बताना पड़ता है, सबसे पहले लेजर्स को क्रिएट करना पड़ता है अकाउंटिंग करने के पहले। तो देखो यहाँ पे लेजर के नाम दिए हुए और उनके ग्रुप के भी नाम दिए हुए। तो अपन अभी एक एक करके पूरे लेजर्स क्रिएट करें। देखो यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है कि क्या क्या करके तुम लेजर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखा है, मास्टर्स, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, सिंगल लेजर क्रिएट। अपन ने कर चुका था, वापस से अपन देखते हैं। देखो यार अकाउंट्स, ये मास्टर्स है, मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो, इसके अंदर मैं गया, अकाउंट्स इन्फो के अंदर लेजर, लेजर के अंदर क्रिएट। ठीक है, क्रिएट में आ गए अपन। अभी क्रिएट के अंदर में ये जो भी मेरे ट्रांजेक्शन है उसके हिसाब से मैं लेजर क्रिएट करूँ। तो सबसे पहले देखो क्या ट्रांजेक्शन क्या है, मिसेस सरोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अभी सरोज है, ठीक है, मेरा पार्टनर है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट है। तो मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। तो चलो अपन बनाते हैं सरोज का कैपिटल अकाउंट, सरोज कैपिटल अकाउंट। अब मुझे इसके अंदर ग्रुप सिलेक्ट करने का है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करा ग्रुप कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कुछ कुछ और डिटेल्स डालने का ऑप्शन है, लेकिन वो सब अपन को डालने हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस देखना भी क्या भी ऑप्शन आ रहा है क्या, लेकिन अगर ओपनिंग बैलेंस डालने का है, तो मैं वो भी डाल सकता हूँ यहाँ पर। अपना एक लेजर बन गया। फिर क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश का अकाउंट तो पहले से लेजर बना हुआ था, अपन ने देखा था। देखो डिस्प्ले में जाऊंगा, यहाँ पे कैश का लेजर पहले से बना हुआ है, तो कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन के कैश डिपॉजिटेड इनटू कैनरा बैंक, तो अभी मुझे कैनरा बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। कैनरा बैंक बैंक अकाउंट है, यहाँ पे मुझे बैंक, मैंने बी दबाया, बैंक के ऑप्शन आ गए, तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करूंगा। अब देखो यहाँ पे उसके भी डिटेल्स डालने का ऑप्शन है, अपन को डाल नहीं रहे लेकिन जब असली में अपन अकाउंटिंग करते हैं सब पहले से फिल करके रखते हैं अपन। ठीक है, फिर क्या लिखा है, पेड ऑफिस रेंट बाय चेक। ठीक है, तो ऑफिस रेंट का एक लेजर बना दिया उन्होंने, ऑफिस रेंट। अब ऑफिस रेंट है तो मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो देखो यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे सिलेक्ट किया वो गायब हो गया, बाकी डिटेल्स वाला ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन गया। अभी बाय चेक बोला, मतलब बैंक के थ्रू हुआ है, तो उसका अपन को बनाने का लेजर जरूरत नहीं है। वो ट्रांजेक्शन क्या था, परचेज गुड्स फ्रॉम सुमित स्टील वर्क्स ऑन क्रेडिट। तो पहले परचेज किया, तो परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा, परचेज अकाउंट, ये बन गया। फिर सुमित है अपना क्रेडिटर का नाम, सुमित स्टील, क्रेडिटर है सेंट्री क्रेडिटर्स, ये बन गया अपना। तो यहाँ पे बनाऊंगा सुमित स्टील वर्क्स सेंट्री क्रेडिटर्स। फिर अपने गुड्स भेजा, सोल्ड गुड टू रितु ऑन कैश, तो सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। पीछे जाने के लिए एस्केप बटन दबाना, बैक बटन दबाना, हो जाएगा। जैसे मैं भी बैक स्पेस दबा रहा हूँ, तो जब भी मुझे पीछे जाने का है। ये मेरे ग्रुप्स आ गए, ग्रुप से लिखा मैंने, एंटर एंटर एंटर, सेल्स अकाउंट भी। अभी कैशे भेजा था, रितु का शायद अकाउंट बनाया नहीं होगा, देखो इतने पे रितु का अकाउंट बनाया ही नहीं, लेकिन अपन फिर भी बना लेते हैं। रितु अकाउंट अपना सन्ड्री डेटर्स, मैंने गलती कुछ कर दिया शायद, सेल्स अकाउंट में मैंने सन्ड्री डेटर्स डाल दिया, उसको ठीक करना पड़ेगा, वो चेक करते हैं। रितु अकाउंट बन गया, सेल्स वाला लेजर वापस चेक कर लेते हैं। मैं ऑल्टर में जाऊंगा, सेल्स का अकाउंट हो गया, सेल्स में मैंने सन्ड्री डिटेल्स डाल दिया था, उसको ठीक करता हूँ, सेल्स अकाउंट कर दिया। ठीक है,
तो अपन कैसे चेंज करते हैं वो भी तुम लोगों ने देख लिया। ये हो गया। फिर अपन वापस से क्रिएट में आ जाते हैं। हाँ, तुमको एक और चीज मैंने लास्ट पहले लेक्चर में भी बताया था, जो भी यहाँ पे लेटर्स हाईलाइटेड है वो सब मेरी शॉर्टकट कीज है। जैसे मैं यहाँ पे सी दबाऊंगा तो क्रिएट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या आती है अपनी, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज विद कैश। तो फर्नीचर अपन पहले बनाते हैं अपन। फर्नीचर अपना फिक्स सेट है, तो फिक्स सेट बन गया। फिर किस क्या करें अपन ने, ऑफिस यूज कैश खरीदा, तो कैश का बनाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बोला, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए अपन को डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, देखो जितने भी लेजर्स रिक्वायर्ड थे ये सब ट्रांजेक्शन के लिए अपन ने सब कुछ बना लिया। ठीक है, ये सारे लेजर्स बना लिया अपन ने। अब उसके बाद क्या है, एंट्रीज पास करने वाले। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, ऑल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैज सेट ऑफ प्री डिफाइंड वाउचर्स सच एज परचेज सेल्स। सब वाउचर्स के नाम दिए हुए, हर सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से वाउचर्स बने हुए होते हैं। अपन ने देखा था मास्टर्स के अंदर अपन ने लेजर बना लिया और अपन को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना था, अपन जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारे अलग अलग टाइप के वाउचर्स अवेलेबल है, जो भी मुझे एंट्री पास करना है तो मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब देखो उन्हें बताया मास्टर्स, देन अकाउंट्स इन्फो के अंदर वाउचर टाइप डिस्प्ले, वाउचर के नाम मुझे दिख जाएगा यहाँ पे, जो भी मुझे यहाँ पर वाउचर चाहिए। अगर मुझे वाउचर क्रिएट करना है मैं वाउचर्स क्रिएट भी कर सकता हूँ वहाँ पर। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन में जाऊंगा, देन अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जिसके अंदर अपन अभी है। तो देखो यहाँ पे नोट में कुछ दिया हुआ है, इन अकाउंटिंग वाउचर एंट्री देयर इज अ सिंगल एंट्री मोड। तुमने सिंगल एंट्री सिस्टम तो पढ़ा ही होगा, मतलब कि अकाउंटिंग अकाउंटिंग करने के दो तरीके होते हैं, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। तो देखो यहाँ पे सिंगल एंट्री का एक ऑप्शन है, सिंगल एंट्री मोड। तो उसको मैंने लास्ट लेक्चर में एक पार्ट में मैंने उसको नो कर दिया, तो इसलिए सेटिंग मैंने पहले से इसको नो कर रखा है। नहीं तो ये यस रहता है। तो अगर कभी यहाँ पे तुमको लेजर कर जैसे इसको यस कर देते एक बार, तो क्या होता है देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे टू बाय या फिर तुमको क्रेडिट डेबिट नहीं दिखेगा, डायरेक्टली अकाउंट का नाम लिखने बोलेगा। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में वैसा होता है, एक ही अपन लेजर को डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो अपन को सिंगल एंट्री नहीं चाहिए, अपन को डबल एंट्री चाहिए, तो इसको मैं नो कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज था, मुझे कंट्रोल लेके किया, यहाँ पे देखो बाय दिख रहा है मुझे, लेकिन क्रेडिट और डेबिट चाहिए। तो कॉन्फ़िगर में वापस जाऊंगा, कॉन्फ़िगर देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्रीज। तो इसको मैं कर दूंगा यस। इसको यस कर दिया, हो गया ये। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं कि तुमको नेगेटिव कैश बैलेंस से ऑन करना है क्या, या फिर कुछ कुछ और भी चीज़ है। तो वो सब अपन उसमें अभी कुछ चेंज नहीं कर रहे, जैसे का वैसे रहते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आ गया। अब अपन को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या था, कैपिटल आने का। कैपिटल बिजनेस के अंदर आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिसीट वाउचर यूज करना पड़ेगा। तो मैं रिसीट वाउचर यूज कर लिया। अभी रिसीट वाउचर में पहला ट्रांजेक्शन क्या था, सर्व स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो एंट्री क्या होगा, बिजनेस के अंदर कैश डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो अपन इसको भी डेबिट करते हैं। डेबिट अपन करेंगे यहाँ पे डेबिट, देखो डेप्रिसिएशन पे हो गया यहाँ पे, लेकिन डेप्रिसिएशन होना चाहिए कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अपन डेबिट क्रेडिट करेंगे अपना लाइबिलिटी से, सरोज कैपिटल अकाउंट कितने से होगा, 1,57,000 से। ठीक है, डेबिट हो गया। डेबिट क्या होगा, कैश 1,50,000। यहाँ पे नरेशन का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मुझे नरेशन लिखना है तो जैसे यहाँ पे लिख दूंगा, बीइंग बिजनेस कैपिटल। ठीक है, मेरी मर्जी मुझे लिखना है कि नहीं लिखना है, ये एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अभी देखो फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था, कैश डिपॉजिटेड इनटू कैनरा बैंक। अभी डिपॉजिट हुआ कैश का, तो इसके लिए कौन सा वाउचर यूज करते हैं अपन, कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, कॉन्ट्रा में आ गए अपन। तो कॉन्ट्रा में क्या हुआ, यहाँ पे कैश डिपॉजिट किया गया, मतलब अपना कैश अकाउंट कम हो गया। तो कैश अकाउंट कम करना है अपन को 50,000, और डेबिट अपना कैनरा बैंक 50,000। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन सब डिटेल लिखने बोला, डिनोमिनेशन ये सब चीजें, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सब अपन फीचर से बंद भी कर सकते हैं। ये भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। फिर क्या लिखा, पेड ऑफिस रेंट बाय चेक। ऑफिस रेंट अपन ने पे किया है, तो अपने को पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा। ठीक है, अपन ने पेमेंट किया है ऑफिस रेंट, तो डेबिट अपना एक्सपेंस का होगा, ऑफिस रेंट कितना पे किया है, 15,000। ठीक है, बैंक से किया है तो कैनरा बैंक। ये भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया।
फिर क्या लिखा, परचेज गुड्स ऑफ सुमित स्टील वर्क्स ऑन क्रेडिट। परचेज है तो परचेज के लिए कौन सा वाउचर, परचेज वाउचर। अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पर मोड्स होते हैं अलग अलग परचेज और सेल्स के लिए। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि एज वाउचर दिख रहा है, वाउचर मैंने क्लिक किया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन आ गया। एज इनवॉइस पे क्लिक करूंगा तो इनवॉइस वाला ऑप्शन आ जाएगा। मतलब क्या, कि मैं इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ, मुझे कैसे कैसे क्या क्या मैंने परचेज किया वो सब मुझे बताना है तो। ठीक है, लेकिन मुझे एज अ वाउचर अपन को करना है अकाउंटिंग एंड। तो यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर अपन देते चलो भाई। ठीक है, डेट लिख सकते हैं अपन। फिर क्रेडिट क्या होगा अपना, किससे अपन परचेज, लाइबिलिटी किसकी बनी, सुमित स्टील। ये सुमित स्टील कितने का खरीदे अपने, 10,000 का खरीदे। ठीक है, परचेज अकाउंट ऑटोमेटिकली हो गया है। फिर क्या अपन ने किया, सेल किया, तो सेल के लिए क्या, सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर सेम, इसे भी इनवॉइस वाला मोड है, वाउचर वाला मोड है, अपन अभी यूज करें वाउचर। तो वाउचर पे आ गए। अभी सेल्स पे डेबिट क्या होगा अपना, अपन कैश में किया है तो इसलिए कैश आएगा वहाँ पे। देखो वहाँ पे क्रेडिट में सिर्फ सेल्स है, कोई और लेजर आया क्या, नहीं है, क्योंकि सेल्स में क्रेडिट क्या हो सकता है, सिर्फ सेल्स हो सकता है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेल्स अकाउंट आ गया। फिर क्या, परचेज का है। परचेज फर्नीचर ऑफिस विद कैश, तो अपन डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, इससे पेमेंट वाउचर। अगर अपन क्रेडिट में खरीदो तो क्या करते, अपन उसको पहले जर्नल के थ्रू उसका ड्यू करते हैं, फिर पेमेंट उसका करते हैं अलग से। तो अपन फर्नीचर खरीद रहे, तो फर्नीचर एसेट बढ़ गई, कितने का खरीदे अपन ने, 25,000। और कैश, कैश 25,000। ठीक है, लास्ट क्या था, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के लिए अपन यूज करेंगे जर्नल एंड, जर्नल वाउचर। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट 2500। क्या होगा इसमें, डेप्रीशिएशन में क्या होगा देखते चलो। यहाँ पे डेप्रीशिएशन में P&L होना, अच्छा फर्नीचर हो। ठीक है, अपने एंट्री पास हो गई, जितनी भी एंट्री थी ये सब पास हो गई। तो ये अपन देखते कुछ यहाँ पे रिपोर्ट है वो सब देखते चलो। ये मेरी मेन स्क्रीन थी, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस देखते हैं अपन। तो ट्रायल बैलेंस कहाँ जाएगा, डिस्प्ले में जाएंगे अपन। डिस्प्ले के अंदर ट्रायल बैलेंस, देखो ऑटोमेटिकली मेरी पूरी ट्रायल बैलेंस बन गई। कैपिटल अकाउंट आ गया, करंट लायबिलिटी आ गई, फिक्स एसेट आ गए। ठीक है, सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, परचेज अकाउंट, करंट एसेट, सब कुछ आ गया। बैलेंस मेरी ट्रायल बैलेंस मैच हो गई। इस पर क्लिक करूंगा तो अंडर भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे वो एक बार लेजर वाइज करते हैं। तो देखो लेजर वाइज भी दिख रहा है मुझे अब। अगर मुझे ग्रुप वाइज चाहिए तो ग्रुप कर दिए तो ग्रुप्ड हो गया है। मतलब कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसा दिखेगा, ग्रुप वाइज दिख रही है यहाँ पे ये। लेजर वाइज पे क्लिक करूंगा तो लेजर वाइज आ गया है पूरा। ठीक है, ऐसे। फिर क्या देखो कैसे किया पे, ट्रायल्स डिस्प्ले, ट्रायल्स पे गए, फिर डिटेल ट्रायल, क्योंकि अपन को प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस के ऑप्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गए। यहाँ परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। शेड्यूल 6। अभी देखो, अब यहाँ पे अकाउंटिंग का प्रेजेंटेशन का अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे एक शेड्यूल 6 होता है, उसके हिसाब से भी यहाँ पे ऑप्शन था मेरे पास। मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस पे बस क्लिक किया, ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट में आ गया। देखो, ठीक है, डिटेल पे क्लिक करता है, पूरा डिटेल्ड आ गया कि कैसा डिटेल्ड और शेड्यूल 6 में मेरा P&L होता है। ठीक है, ये अपना नॉर्मल वाला जो P&L होता है वो है ये। ठीक है, फिर क्या, बैलेंस शीट, चलो बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट भी आ गई, ये बन गया मेरा कैपिटल अकाउंट आ गया, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट। अभी अपन इसे डिटेल पे क्लिक करते देखो, तो डिटेल्ड भी आ गया। करंट एसेट में क्या क्या है, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, कैंडिडेटर्स। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, करंट पीरियड का क्या है, ओपनिंग कैंडिडेट का क्या होना था, फिक्स एसेट कौन से है, लायबिलिटीज कौन सी है। ठीक है, तो ये अपना आ गया। सिमिलरली अपना स्केड्यूल 6 में भी देखते चलो। तो स्केड्यूल 6 के हिसाब से क्या रहना चाहिए, कैसा बैलेंस शीट रहना चाहिए, वो भी यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास ऑटोमेटिकली बन के आ गया। ठीक है, क्योंकि मेरा बैलेंस शीट डन किया डे बुक लास्ट में। तो डे बुक के अपन जाएंगे डिस्प्ले में, देन डे बुक। डे बुक का मतलब क्या था, दिन भर में मैंने कौन सी ट्रांजेक्शन, मतलब कि 1 तारीख को मैंने कौन सी ट्रांजेक्शन किया, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। मतलब कि कोई पर्टिकुलर दिन के अंदर मैंने कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, वो सब मेरे को यहाँ पे दिखती है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन, एकदम बेसिक वाला, कि मतलब कि अगर मुझे अकाउंटिंग करना है तो मैं बेसिक वे में कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, जिसमें मैं इन्वेंटरी को मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ। तो ये वाला था। इसके बारे में प्रैक्टिस प्रैक्टिस और करेंगे। मैं तुमको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, तुम उसकी प्रैक्टिस करो।
ठीक है। और तुमको ग्रुप बनाना, ग्रुप क्या कहा कैसे दिखते हैं मैंने तुमको बता चुका प्रीवियस लेक्चर में। लेजर कैसे बनाते हैं अपन ने इसमें देख लिया। अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करते हैं वो भी अपन ने देख लिया। ठीक है। फिर अब इसके बाद अपन आगे आते, चलो यहाँ पे आगे क्या थे। अब आज का मेन टॉपिक जीएसटी। ठीक है, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। चलो जीएसटी। अब ये मेन, ये जो चैप्टर है ना मेन, इसमें ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आते हैं तो मैं बोलूंगा तो ये टॉपिक से आते हैं। ये टॉपिक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है और मेन फोकस ये चैप्टर का है जीएसटी। ठीक है। तो ये जीएसटी है क्या? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या बोला मैंने? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये एक टाइप का टैक्स होता है। ठीक है, गवर्नमेंट अभी अपन से टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक है। अब ये टैक्स क्या होता है? टैक्स मतलब क्या? टैक्स मतलब एक क्या, कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ता है। मैं अपनी मर्जी से नहीं दे रहा हूँ, गवर्नमेंट मुझ पे चार्ज कर रही है, लेवी कर रही है, एंड वो टैक्स मुझे यहाँ पे पे करना पड़ता है। ठीक है। तो टैक्स क्यों पे करना पड़ता है? अभी जैसे कि समझो कि गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट अपन को बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डिफेंस सर्विसेज, सेफ्टी सर्विसेज, एजुकेशन, हॉस्पिटल, रोड, बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो अब ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, तो उसके लिए पैसे लगेंगे। तो अब गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट? अपने ऊपर टैक्स लगाती है। ठीक है। तो वो टैक्स जो लगाती है गवर्नमेंट, वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो टैक्स अपने ऊपर ही खर्च करती है। गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के ऊपर वो टैक्स को खर्च करती है। तो कंपल्सरीली गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर, एंड मुझे फिर वो टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है। तो अभी टैक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोला मैंने? दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स। अभी डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? जब मैं कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डायरेक्टली टैक्स लेवी कर रहा हूँ। ठीक है। मैं अब उसको बता के ले रहा हूँ, वो टैक्स लगा रहा हूँ उसके ऊपर कि देखो इतना पैसा पे करना पड़ेगा, इतना देखो टैक्स पे करना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर। मे बी ऐसा हो सकता है कि मैं किसी की इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहा हूँ। समझो कि अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो साल भर में 10 लाख रुपीज कमा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, कोई कुछ कुछ पर्टिकुलर परसेंट ऑफ उसका इनकम के ऊपर मैं टैक्स लगा दूंगा। तो ये हो गया डायरेक्टली टैक्स, मतलब डायरेक्ट टैक्स, मैं डायरेक्टली उससे वो टैक्स कलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप के डायरेक्ट टैक्सेस हो सकते हैं। तो ये जैसे क्या था, इनकम टैक्स था कि मैं किसी की पर्टिकुलर की पर्सन के ऊपर इनकम, उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगा रहा हूँ। ठीक है। अब वो जो पर्टिकुलर पर्सन था, क्या वो अपने टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकता है क्या किसी के ऊपर? नहीं। मतलब कि अगर मैंने गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगाया तो सिर्फ वही पे करेगा और कोई पे नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, जैसे समझो कि कोई कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी इनकम 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज है, किसी की 10 लाख रुपीज है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है, जिसकी इनकम कम रहेगी उसको हम लोग कम टैक्स लगाएंगे, जिसकी इनकम ज्यादा रहेगी उसको हम लोग ज्यादा टैक्स लगाएंगे। तो क्या है, मतलब ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है। मतलब कि जिसका कम, मतलब कि जो हम्बल बैकग्राउंड से जिसकी इनकम कम है उसके ऊपर मैं कम टैक्स लगाऊंगा, जिसकी इनकम ज्यादा है जो ज्यादा पे कर सकते हैं उसको मैं ज्यादा टैक्स लगाऊंगा। ये होता है डायरेक्ट टैक्स में। ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे अपन ने एक देखा इनकम टैक्स, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम के ऊपर टैक्स लगा रहा हूँ। ठीक है। वैसे ही अब एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स। अब कॉर्पोरेट टैक्स मतलब क्या? भाई जब जैसे बहुत सारे बिजनेस हाउसेज है, ठीक है, अब बहुत सारी कंपनीज है, उनको टैक्स पे करना है। तो क्या वो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगी क्या? नहीं, वो अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करेगी। इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। ठीक है, इनकम मतलब क्या, जो मैं अर्न कर रहा हूँ। प्रॉफिट मतलब क्या, कि सब एक्सपेंसेस करने का जो बच रहा है वो होता है मेरा प्रॉफिट। तो जो कॉर्पोरेट्स होते हैं बहुत सारे, जो अलग अलग बिजनेस होते हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको मैं बोलता हूँ कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है। उनके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, ना कि इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। तो ये भी डायरेक्टली उनके ऊपर लग रहा है, वो लोग शिफ्ट कर सकते हैं क्या किसी और की तरफ? नहीं शिफ्ट कर सकते। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। और क्या होता है, एक होता है कैपिटल गेन्स टैक्स। क्या बोला मैंने? कैपिटल गेन्स टैक्स मतलब क्या? जैसे कि समझो मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदा। जैसे कि समझो मैंने 2000 में एक लैंड खरीदा, उसका तब वैल्यू था 10 लाख रुपए, मैंने 10 लाख रुपीज में खरीदा। आज उसकी वैल्यू होगा 10 करोड़ रुपीज, अज्यूम करे पर। तो मैंने 10 लाख में खरीदा था, अब उसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपीज है, और उसको मैं अब बेच रहा हूँ। तो मेरी इनकम हुई। ठीक है, जो मैंने पैसा कमाया, जो गेन कमाया, मैंने कैपिटल गेन कमाया, मतलब कि मैंने जो कैपिटल डिप्लॉय किया था उसकी वैल्यू अब बढ़ गई। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा जब मैं उसको पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेचूंगा। तो इसको बोलते हैं अपन कैपिटल गेन टैक्स। एकदम ब्रीफ में बताया, बेसिक से बताया। ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल गेन टैक्स हो गया। ऐसे ही वेल्थ टैक्स होता है, किसी को बहुत ज्यादा वेल्थ है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। तो ये सब एग्जांपल्स है मेरे डायरेक्ट टैक्सेस के। अब अपना मेन अपन टॉपिक पे आता है जीएसटी। अब ये जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है।
मतलब क्या कि यहाँ पे जो टैक्स मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट कर रही है वो इनडायरेक्टली कलेक्ट कर रही है। डायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा था, गवर्नमेंट तुमको बता के तुमको टैक्स ले रही है, मतलब कि तुमको इतना टैक्स देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में मैं इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्ट कर ले रहा हूँ। अज्यूम करो जैसे कि तुम लोग समझो, तुम लोग कोई भी गुड खरीदने जा रहे हो, तो वहां पे पीछे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब क्या, जो तुम लोग टैक्स, तुम लोग जो गुड्स के लिए पैसा पे कर रहे हो उसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है। तुमने टैक्स अलग से पे किया क्या? नहीं, तुमने उसके साथ ही पे कर दिया। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं किसी को बता के टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ क्या? नहीं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मैं बता रहा हूँ कि देखो इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, तेरी इतनी इनकम है, तेरा इतना प्रॉफिट है, तेरा इतना गेन हुआ है, देखो उसके ऊपर इतना परसेंट टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या कर रहा हूँ, मैं इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अभी जीएसटी आने के पहले, अभी जीएसटी जो टैक्स आया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें मैं इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ। इसके पहले इंडिया में क्या होता था, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस थे, अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे। ठीक है। इसको अभी यूनिफॉर्म किया क्या गवर्नमेंट ने, अपनी जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, उन्हें 1 जुलाई 2017 में एक नया टैक्स लाया, जीएसटी। ठीक है। उसने ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उन सबको मिला के एक टैक्स बना दिया, जीएसटी। ये ग्लोबल फिनोमेना है जीएसटी नाम का, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, वन अराउंड 160 कंट्रीज में ऑल ओवर वर्ल्ड ये जीएसटी नाम का टैक्स यूज किया जाता है। सबसे पहले फ्रांस में आया था। ठीक है, फ्रांस ने कब लाया था, 1954 में। तो जीएसटी में क्या, जीएसटी के पहले बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस थे, जैसे एक टैक्स होता है सेल्स टैक्स, एक्साइज, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है। ऐसे फिर और भी, मतलब कि सैनमेट नाम का टैक्स होता था। एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे समझो मैं मूवी देखने जा रहा हूँ तो उसके लिए डिफरेंट टाइप का टैक्स हो गया। लॉटरी के ऊपर डिफरेंट टैक्सेस लग रहे हैं, मैं लॉटरी खरीद रहा हूँ तो उसके लिए अलग से टैक्स बना दिया गया है। ठीक है। ऑक्ट्रॉय। ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस थे और उन सबको मुझे कंप्लाइंस करना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा हैफाजार्ड सिस्टम बन गया था इनडायरेक्ट टैक्सेस का, मतलब उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो पूरे जो प्रोसेस है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक दूसरा टैक्स लाया गया, जीएसटी नाम का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। तो बहुत सारे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सर्विस टैक्स भी एक और था। ठीक है। इन सबको मिला के एक टैक्स बन गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सारे टैक्सेस जो पुराने टैक्सेस थे उन सबके अंदर अलग अलग रेट्स लग रहे थे। ठीक है। जो पर्टिकुलर पर्सन है उनके अलग अलग टैक्सेस लग रहे थे। सब स्टेट्स का अलग अलग कंप्लाइंस होता था। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी बिजनेसेस के लिए, मतलब कि उनका कंप्लाइंस करना। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको इजी करने के लिए जीएसटी नाम का टैक्स आया। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर देखो, फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी 1954। फ्रांस ने फर्स्ट टाइम जीएसटी इंप्लीमेंट किया था, कब किया था? 1954 में किया था। एंड सिंस देन एन एस्टिमेटेड 160 कंट्रीज हैव अडॉप्टेड दिस टैक्स सिस्टम। उसके बाद से क्या हुआ, 160 कंट्री ने जीएसटी को इंप्लीमेंट कर लिया। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, जैसे मैंने बताया। जीएसटी टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने बहुत सारे टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया, उन सबको मर्ज करके जीएसटी बनाया गया। इन इंडिया द जीएसटी एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। कब आया था इंडिया में? 2017 में, 1 जुलाई 2017 में आया था। जीएसटी रिप्लेस्ड एग्जिस्टिंग मल्टीपल टैक्सेस लेविड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जीएसटी के पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने खुद के टैक्सेस लगा रही है, इंडिया टैक्सेस, स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद के लगा रही है। ठीक है। तो जो एक छोटा सा बिजनेसमैन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के भी टैक्सेस को फुलफिल करना है, स्टेट गवर्नमेंट के भी टैक्सेस को फुलफिल करना है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करा था। अब जीएसटी में क्या हो गया, एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वही है, स्टेट गवर्नमेंट का भी वही है। तो मल्टीपल अलग अलग कंप्लेंट्स करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट से बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, जीएसटी इज वन नेशन, मतलब कि पूरे नेशन में एक ही टैक्स लग रहा है, जीएसटी नाम का। पहले सारे स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने टैक्सेस लग रहे थे, जितने 30 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है, तो उन सबके अपने अपने टैक्सेस लग रहे, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपने अलग अलग टैक्सेस है। लेकिन जीएसटी में क्या हो गया, पूरे ऑल ओवर इंडिया सब जगह पे एक ही टैक्स लग रहा है, जीएसटी। इसलिए जीएसटी क्या, वन नेशन। फिर क्या बोला, वन टैक्स, मतलब ऑल ओवर नेशन एक ही टैक्स लग रहा है। ठीक है। फिर लास्ट में क्या लिखा, वन मार्केट। अब इसका मतलब क्या, अभी देखो कि जैसे कि समझो कि कोई गुड्स है, ठीक है, वो गुड्स छत्तीसगढ़ में भी मिल रहा है, महाराष्ट्र में मिल रहा है, कहीं और भी मिल रहा है। अभी सारे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है, अगर समझो कि वो लोग टैक्सेस सबके अलग अलग है, महाराष्ट्र में समझो कोई पर्टिकुलर गुड्स में खरीदने जा रहा हूँ, वहां पर 10% टैक्स लग रहा है। सेम गुड्स के छत्तीसगढ़ में 5% टैक्स लग रहा है, मध्य प्रदेश में समझो 8% लग रहा है। तो ऐसा हो सकता है ना कि, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मार्केट बन गए, टैक्स के कारण रेट डिफरेंट हो गए। मतलब कि जो सेम गुड है उसका अगर समझो प्राइस भी सेम है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेम है, बेचने वाले का गुड्स का प्राइस सेम है, लेकिन टैक्स के कारण क्या हो गया,
तीन अलग अलग रेट बन गए, महाराष्ट्र में अलग रेट हो गया, छत्तीसगढ़ में अलग रेट हो गया, मध्य प्रदेश में अलग अलग रेट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स के रेट डिफरेंट थे। टैक्स के रेट डिफरेंट होने के कारण क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स बन गए। लेकिन जीएसटी में क्या हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया एक ही रेट सिस्टम चलता है, एक पर्टिकुलर रेट सिस्टम चलता है। तो ऑल ओवर इंडिया कोई पर्टिकुलर गुड्स है, तो समझो महाराष्ट्र में भी उसका सेम रेट होगा, छत्तीसगढ़ में भी सेम रेट होगा, मध्य प्रदेश में भी सेम रेट होगा, दिल्ली में भी सेम रेट होगा, गोवा में भी सेम रेट होगा। हर स्टेट में, हर कोई पर्टिकुलर प्लेस में तुम जाओ, उसका सेम ही रेट लगने वाला है, सेम ही टैक्स का रेट लगने वाला है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, रेट डिफरेंशियल के कारण मार्केट नहीं बनने वाला डिफरेंट। अगर अभी सेलर है, अगर वो प्राइस चेंज कर लेगा तो बात अलग है, लेकिन टैक्स रेट में डिफरेंट के कारण मार्केट डिफरेंट नहीं बनने वाला। भी एक ही मार्केट है ऑल ओवर इंडिया, हर गुड्स के लिए। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जीएसटी का। अब देखो हमें उन्हें डिफाइन किया है जीएसटी में, जो गुड्स सर्विसेज और टैक्स, उसका मतलब क्या है। गुड्स, सबसे पहले गुड्स में क्या बोला है, मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, क्या बोला है, गुड्स में सब कुछ आता है। क्या सब कुछ, मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती। मतलब क्या, कि अगर मैं लैंड खरीद रहा हूँ तो उसके बाद जीएसटी नहीं लगेगा, बिल्डिंग खरीद रहा हूँ तो उसके बाद जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो मूवेबल है, क्या नहीं है। उसके बाद दूसरा टैक्स लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, हर स्टेट के अलग स्टैम्प ड्यूटी होती है, तो वो लगती है, इसलिए उसको गुड्स की डेफिनेशन से हटा दिया गया। ठीक है, तो सब टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। अभी जैसे, नो पैसे, पैसे के ऊपर थोड़ी मैं टैक्स लगाऊंगा, लेकिन उसको भी गुड्स में, अगर मैं इसको लिखता नहीं ऐसा, तो गुड्स के अंदर मनी भी आ जाता। समझो मैं बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक मेरे को चार्ज कर रहा है कि तू पैसा विड्रॉ कर रहा है, तेरे को टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो मैं बैंक में पैसा जमा करवाऊंगा क्या, नहीं जमा करवाऊंगा। इसलिए उसको अलग कर दिया कि मनी का कोई भी ट्रांजेक्शन रहेगा तो वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सिमिलरली सिक्योरिटीज, अब जैसे कि समझो कि मैं बैंक के पास गया कि मेरे को एफडी बनाने का है। अब बैंक क्या बोल रहा है कि देखो एफडी बनाने के लिए देखो जीएसटी देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो वो मुझे इंटरेस्ट ही 4-5% दे रहा है, और उसके अगर समझो मुझे वो टैक्स लगा दे रहा है 4-5%, तो मेरा कुछ इनकम हुआ क्या, नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट ही क्यों करूंगा कोई भी सिक्योरिटी के अंदर में। तो इसलिए सिक्योरिटीज को भी गुड्स की डेफिनेशन से हटा दी। ठीक है, तो ये हो गया गुड्स। गुड्स मतलब क्या, हर टाइप का मूवेबल प्रॉपर्टी। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या, कोई भी चीज जिसको मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, और लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टीज में से कुछ हटा दिया, क्या, मनी हटा दिया और सिक्योरिटीज हटा दिया। मनी मतलब क्या, कि मतलब कि जिसमें मैं डील कर रहा हूँ। ठीक है, मीन्स ऑफ, मतलब कि एक्सचेंज और मीडियम है अपने एक्सचेंज का। ठीक है, तो मनी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। सिमिलरली सिक्योरिटीज के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। मैं कोई भी अगर चीज इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी चीज खरीद रहा हूँ, जैसे बॉन्ड्स खरीद रहा हूँ, ठीक है, आईपीओ में लगा रहा हूँ, स्टॉक खरीद रहा हूँ, एफडी बना रहा हूँ, ठीक है, डिबेंचर बना रहा हूँ, डिबेंचर खरीद रहा हूँ, कुछ भी अगर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगने वाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है, सर्विसेज। सर्विसेज मतलब क्या, जितने भी टाइप की सर्विसेज होती है सब कुछ सर्विसेज के अंदर में कवर्ड हो गया। मैं कोई भी सर्विस ले रहा हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ वो भी इंक्लूड, लॉयर के पास जा रहा हूँ वो भी इंक्लूडेड हो गया, रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ वो भी इंक्लूड हो गया, डेंटिस्ट, बार्बर, कंसल्टेंट, कुछ भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारी जितनी भी सर्विसेज, सब कुछ सर्विसेज के अंदर में कवर होता है। ठीक है, these are the activities provided by other people who include doctors, lawn care workers, dentists, barbers, waiters, online servers, consultants, chartered accountants। ठीक है, तो सर्विसेज के अंदर क्या सब कुछ कवर होता है। फिर क्या लिखा है, टैक्स। अभी टैक्स में क्या बोला है, अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट रेवेन्यू लेविड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स मतलब क्या, एक कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन है जो मेरे को गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है। गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर चार्ज किया है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए मुझे वो टैक्स पे ही करना पड़ेगा। कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन है अपनी इनकम का, या फिर मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ उसके ऊपर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो वो एक कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन है जो मुझे गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है। ठीक है, तो टैक्स क्या है, कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो मैं गवर्नमेंट को देता हूँ। ठीक है, तो जीएसटी के 3 पार्ट्स है, गुड्स, सर्विसेज और टैक्स। ठीक है, तो अपन कहाँ पे थे, अपन जीएसटी पे थे। अब जीएसटी के बाद आता है जीएसटीआईएन। अब जीएसटीआईएन क्या होता है, सबसे पहले उसका फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, किसको अलॉट होता है, अलॉटेड टू एवरी रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी एक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने पैन सुना, पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, अब ये पैन है ना, जैसे पैन क्या होता है, हर इंडिविजुअल के पास रहता है। जैसे मेरे पास होगा, तुम लोग जब 18 के होगे तुम लोग भी पैन, अपने पैन कार्ड बनाओगे, तुम्हारे मम्मी पापा का होगा, तुम्हारे बाकी मम्मी पापा के बिजनेसेस का होगा, सभी का एक पैन कार्ड होता है। ठीक है, अब ये पैन कार्ड का काम क्या रहता है,
जब भी जैसे समझो अपन ने ऊपर जब एक डिफरेंस देखा, अपन ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दो चीजें सीखी। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? डायरेक्ट टैक्स मतलब कि जो मैं अपनी इनकम के ऊपर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, या फिर प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे कर रहा हूँ, या फिर कोई कैपिटल गेन हो रहा है उसके ऊपर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो उसको मैं अपना इनकम टैक्स बोलता था, जो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता हूँ। ठीक है। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है कि तुम लोगों ने कोई इनडायरेक्ट टैक्स तुमने गवर्नमेंट को जमा करवाया? मतलब कि जैसे हम लोग चिप्स खरीदने का समझो, ठीक है, तो समझो 10 रुपीज की चिप्स थी, उसमें समझो अज्यूम करो पर 1 रुपए टैक्स है। ठीक है। तो तुम लोग ने जो शॉपकीपर है उसको 9 रुपीज दिया, और 1 रुपया अलग से तुम लोग ने गवर्नमेंट को जाके जमा करवाया। ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं। तुम लोग जब कोई भी चीज परचेस करते हो, तो वहां पे क्या लिखा था? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। क्या लिखा रहता है गुड्स के पीछे में? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब क्या? कि तुम लोग जो चीज खरीद रहे हो उसका जो प्राइस है, प्राइस में टैक्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस क्या था? कि डायरेक्ट टैक्स में जो मैं टैक्स जमा करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करवा रहा हूँ। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है? कोई मेरे बिहाफ में जाकर गवर्नमेंट को पैसा जमा करवा रहा है। ठीक है। तो वैसे ही देखो, अभी डायरेक्ट टैक्स के लिए जो जो भी पर्टिकुलर पर्सन अपना टैक्स जमा करवाता है, तो जब वो जमा करवाएगा तो बताएगा ना कि एक ये नंबर, या ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने इतना टैक्स जमा हुआ है। ठीक है। ये पर्टिकुलर पर्सन था, उसका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो मुझे अलॉट हुआ है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? पैन। वो पैन के सामने इतना टैक्स जमा किया गया है। वैसे सिमिलरली अब जीएसटी में, जब भी कोई भी शॉपकीपर हो गया, कोई भी बिजनेसमैन है, वो अगर किसी का भी जीएसटी जमा करवा रहा है, ठीक है, कोई भी जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स जमा करवा रहा है, ठीक है, तो उसको अभी रजिस्टर होना पड़ता है गवर्नमेंट के अंदर में। और वो जो रजिस्टर होता है, तो उसको जो नंबर मिलता है, जो यूनिक नंबर मिलता है, जो पर्टिकुलर रजिस्टर डीलर, उसको जो नंबर मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTIN। तब क्या होगा? जब भी मैं, मतलब कि कोई भी उससे कोई गुड्स खरीदेगा, तो साथ में टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो वो जो शॉपकीपर है वो टैक्स कलेक्ट करेगा, और वो टैक्स कलेक्ट करके वो क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। तो जब वो गवर्नमेंट को पे करेगा तो बताएगा कि हाँ, मैं ये GSTIN के नंबर के सामने इतना टैक्स जमा हुआ। ठीक है। मैंने इतने इतने वैल्यू के गुड्स बेचे, एंड उसके सामने मैंने इतना टैक्स जमा करवाया। ठीक है। तो GSTN क्या है? हाँ, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, कोई भी बिजनेसमैन है, जो भी बिजनेस डीलिंग्स कर रहा है, तो वो जीएसटी जो कलेक्ट करता है, अब वो किसी के बिहाफ में जीएसटी जमा करवा रहा है। तो जमा करवाने के लिए उसको रजिस्टर होना पड़ता है गवर्नमेंट के अंदर में। तो जब वो रजिस्टर होता है तो इसको एक नंबर मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। वो नंबर के अगेंस्ट में वो टैक्स जमा करवाता है। ठीक है। तो ये होता है जीएसटीएन। अब देखो, जीएसटीएन का कुछ ब्रेकअप है। द GSTIN इज अ 15 डिजिट पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। मतलब क्या? कि जैसे समझो कि कोई बिजनेस है, ठीक है, अब वो बिजनेस क्या खुद का भी प्रॉफिट होता होगा? तो जो उसका खुद का प्रॉफिट होता होगा, तो उसके प्रॉफिट के ऊपर वो भी इनकम टैक्स पे करता होगा। तो मतलब कि वो बिजनेस का भी पैन नंबर होगा। मतलब कि जो भी पर्टिकुलर बिजनेस हो गया, इंडिविजुअल हो गया, पार्टनरशिप हो गई, कंपनी हो गई, सबका एक पैन नंबर तो होता ही होगा, क्योंकि वो लोग खुद पैसा कमा रहे, प्रॉफिट कमा रहे, इनकम कमा रहे। तो वो लोग भी टैक्स पे करने वाले, चाहे वो खुद का टैक्स पे करने वाले, किसी और का टैक्स पे करने वाले क्या नहीं, तो उनका पैन नंबर तो होते ही होगा। तो अभी क्या कर दिया है? GSTIN को पैन से लिंक कर दिया। मतलब क्या? कि GSTIN जो नंबर रहेगा उसमें 10 डिजिट जो है ना, वो तो पैन की रहने वाले। मतलब क्या कि 15 डिजिट टोटल है मेरे GSTIN नंबर के अंदर में, तो उसमें जो 10 डिजिट्स है वो मेरे पैन नंबर के ही रहने वाले। मतलब कि जो भी पर्टिकुलर बिजनेस है, उसका जो 10 डिजिट का पैन नंबर होगा वो GSTIN नंबर का पार्ट ही रहने वाला है। ठीक है। तो मैं पैन नंबर से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कौन से बिजनेस का है। ठीक है। अब वो बिजनेस के अंदर में कौन से अलग अलग बिजनेसेस है, वो मैं GSTIN नंबर उसके निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो GSTIN क्या है? एक 15 डिजिट पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो 15 डिजिट्स में सबसे पहले देखो, अब सबसे पहले क्या रहता है? स्टेट कोड। अभी स्टेट कोड का मतलब क्या? अभी स्टेट GSTIN नंबर में, जैसे अभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है अपने इंडिया के अंदर, अभी सारे स्टेट्स के अंदर में GST कलेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो अभी वो सारे टैक्स का मतलब सारे स्टेट्स का शेयर होगा वो टैक्स के अंदर में। तो अभी हर, और जो बिजनेस है मेरा, जैसे मेरा कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, वो महाराष्ट्र के अंदर स्टेब्लिश्ड है। ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ, ये जो बिजनेस है, ये जो टैक्स कलेक्ट करने वाला है, महाराष्ट्र का टैक्स कलेक्ट करने वाला है। ठीक है। तो उसके लिए जो उसका GSTIN नंबर रहेगा, उसके स्टार्टिंग में उसको स्टेट कोड दे दिया जाएगा, कि मतलब कि ये जो बिजनेस है, ये महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। मतलब कि ये बिजनेस के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब वो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। मतलब कि जो भी टैक्स कलेक्ट कर हो रहा है, वो महाराष्ट्र के अंदर होने वाला है। ठीक है। तो उसलिए जो GSTIN नंबर है, उसके स्टार्टिंग में एक स्टेट कोड रहता है। अभी जो स्टेट कोड है 27, ये जो स्टेट कोड है 27, ये अपने स्टेट का, महाराष्ट्र का स्टेट कोड है। ठीक है। तो कोई भी GSTIN नंबर है, उसका स्टार्टिंग क्या रहता है? स्टेट कोड, सबसे पहले। ठीक है। तो 27 क्या है? महाराष्ट्र का स्टेट कोड। वो 2 डिजिट्स के बाद में क्या रहता है? 10 डिजिट पैन नंबर। मतलब जो भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन है, ठीक है, या फिर जो भी इंडिविजुअल है, जो बिजनेस कर रहा है, जो भी रजिस्टर्ड डीलर है, उसका जो पैन नंबर है वो यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है। अभी पैन नंबर हो गया। अब पैन नंबर के बाद आता है एंटिटी नंबर। अभी एंटिटी नंबर मतलब क्या होता है?
अब जैसे अज्यूम करते हैं कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसके मल्टीपल बिजनेसेस है, ठीक है, लेकिन अभी जो टैक्स पे करने वाला, जो इनकम टैक्स प्रॉफिट पे टैक्स पे करने वाला है, ठीक है, वो तो उसके पैन नंबर के अगेंस्ट पे करेगा, ठीक है, लेकिन जो उसका जीएसटी वो कलेक्ट करने वाला, जैसे समझो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी किराना की भी दुकान है, ठीक है, कपड़े की भी दुकान है, ट्रांसपोर्ट का भी काम है, ठीक है, या फिर कोई और भी काम है। अब इस सारे बिजनेसेस के अंदर में अलग अलग बिलिंग होने वाली है, सब में अलग अलग जीएसटी कलेक्ट होने वाला है। जैसे किराना में अलग जीएसटी कलेक्ट होगा, कपड़े की दुकान में अलग जीएसटी कलेक्ट होगा, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट का काम है, उस पर अलग जीएसटी कलेक्ट होगा, किसी और काम में कुछ अलग जीएसटी कलेक्ट होगा। लेकिन इन टोटल में जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसके ऊपर तो एक ही इनकम पे होने वाली, तो उसके लिए मेरा पैन नंबर तो सेम रहेगा। लेकिन अभी इंडिविजुअल जो बिजनेसेस है, उन सबके अंदर अलग अलग टैक्स कलेक्ट होने वाले हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सेम स्टेट के अंदर में, क्या बोला मैंने, सेम स्टेट के अंदर में सेम पैन के अंदर में डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के लिए। क्या बोला मैंने, सेम स्टेट के अंदर में सेम पेन के अंडर में मैं डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के लिए। मेरे अगर चार पांच बिजनेस अलग अलग है, मुझे सबका टैक्स का काम अलग अलग रखने का है, तो मैं क्या करूंगा, सबके लिए अलग अलग एंटिटी नंबर ले लूंगा, ठीक है, मतलब कि सबके लिए अलग अलग जीएसटी नंबर ले लूंगा। उसमें क्या होगा, मैं जैसे अभी जैसे मेरी जो कपड़े की दुकान है, किराना की दुकान है, ट्रांसपोर्ट की दुकान, ट्रांसपोर्ट का जो काम है, सब सारा काम जो है वो सेम स्टेट के अंदर ही हो रहा है, सेम पर्टिकुलर लोकेशन से ही हो रहा है, तो उसका जो स्टेट कोड रहेगा वो तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अब अभी उसका ओनर भी सेम है तो पैन नंबर भी सेम रहने वाला है, लेकिन तीनों बिजनेसेस मेरे अलग अलग है। अब वो तीनों बिजनेसेस की मुझे, मेरा जो टैक्स का काम है, टैक्स का जो कंप्लायंस है, मुझे अलग अलग रखने का है, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट उसके जीएसटीएन नंबर ले लूंगा। जीएसटीएन नंबर डिफरेंट लूंगा तो स्टार्टिंग का स्टेट कोड तो सेम रहेगा क्योंकि सेम स्टेट के अंदर है, पैन नंबर भी सेम रहेगा क्योंकि सेम सेम पर्टिकुलर रजिस्टर्ड डीलर की है, लेकिन उसका एंटिटी नंबर चेंज हो जाएगा, जैसे किसी में वन रहेगा, किसी में टू रहेगा, किसी में थ्री रहेगा, तो ये एंटिटी नंबर उसका चेंज हो जाएगा। मैं जितने अलग अलग बिजनेसेस को रजिस्टर करूंगा उतने अलग अलग मेरे यहाँ पे एंटिटी नंबर चेंज होते जाएंगे, ठीक है। अभी एंटिटी नंबर चेंज होने के बाद में, अभी एंटिटी नंबर के बाद में क्या आता है, एक जेड लिखा रहता है, बाय डिफॉल्ट जेड हमेशा यहाँ पे लिखा ही रहेगा, ठीक है, जेड यहाँ पे लिखा रहता है। एंड जो लास्ट में रहेगा वो चेक सम डिजिट। वो क्या है, चेक सम डिजिट मतलब क्या है, कि ये जो नंबर एक फॉर्मूले से जाता है और ये फॉर्मूले से जाने के यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे कुछ एक नंबर आता है, ठीक है, नंबर या फिर अल्फाबेट आ सकता है, तो वो जो रैंडम कोई भी नंबर आएगा या फिर रैंडम यहाँ पे कोई अल्फाबेट आएगा। तो देखो, अभी जीएसटीएन क्या है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो हर बिजनेसमैन को, मतलब जो भी क्राइटेरिया रहता है गवर्नमेंट का, वो क्राइटेरिया जो भी फुलफिल करेगा तो उसको जीएसटीएन नंबर लेना पड़ेगा। मतलब क्या, जिसके पास भी जीएसटीएन नंबर है उसको अभी जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा जो भी वो सेल्स करने वाला है, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो उसके उनको जीएसटीएन नंबर कंपलसरी लेना पड़ता है। और जो भी मैं आगे ट्रांजेक्शन करूंगा, मतलब मैं जिसको भी गुड्स बेचूंगा तो मुझे साथ में टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर पर्सन से, ठीक है। जैसे समझो कि तुम लोग अभी कोई एक छोटी सी शॉप पे जाओगे, ठीक है, रोड साइड तुम लोग कुछ खरीद रहे हो, तो कभी वो तुमसे टैक्स लेता है क्या, या फिर मतलब तुमको जो बिल देगा उसे कभी भी टैक्स नहीं लिखा रहेगा। लेकिन तुम लोग कोई शोरूम में जाओगे तो वहां पे एक तुमको बिल, एट द एंड ऑफ द बिल वहां पे तुमको टैक्स का ब्रेकअप दिखा रहेगा। मतलब क्या, कि जो भी एक, जब कोई बड़ा बिजनेसमैन है या फिर कोई बड़ी एंटिटी है, तो उसका जो टर्नओवर का लिमिट रहता है वो क्रॉस हो जाता है, तो उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसको जीएसटी कलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर छोटा सा बिजनेसमैन है, जो एकदम छोटा बिजनेसमैन है, वो उसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है कि मतलब कि इतना कंप्लेंट्स तू मत कर, तेरा वैसे ही टर्नओवर बहुत कम है, तेरा सेल्स वैसे ही बहुत कम है, तो जबरदस्ती के झमेले में तेरे को नहीं डालते। लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन है उनके लिए स्पेसिफिकली डाल रखा है कि मतलब कि तुम लोग एक लिमिट क्रॉस हो गई, जैसे समझो 20 लैक्स की लिमिट है, 40 लैक्स की लिमिट है, कि अगर इतना टर्नओवर तुम्हारा साल भर में क्रॉस हो गया तो तुमको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो तुम लोग जब रजिस्ट्रेशन ले लोगे, उसके बाद क्या होगा, जो भी तुम लोग ट्रांजेक्शन करोगे, मतलब तुम लोग जिसको भी गुड्स बेचोगे, तुमको उससे जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हर रजिस्टर्ड डीलर को एक नंबर मिलता है, वो नंबर को अपन क्या बोलते हैं, जीएसटीआईएन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और जीएसटीएन किसका बना रहता है, 15 डिजिट्स का बना रहता है। 15 डिजिट में सबसे पहले स्टार्टिंग के दो डिजिट क्या रहते हैं, स्टेट कोड रहते हैं मेरे। स्टेट कोड मतलब क्या, कि कौन से स्टेट के अंदर में मेरा बिजनेस स्टेब्लिश्ड है, ठीक है, मैं कौन से स्टेट, मतलब ये जो एंटिटी अभी मैं रजिस्टर मतलब ऑपरेट कर रहा हूँ, वो कौन से स्टेट से ऑपरेट हो रही है, मुझे स्टेट कोड से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे 27 लिखा है, मतलब क्या, कि जिसका भी ये नंबर रहेगा वो महाराष्ट्र में स्टेब्लिश्ड है, ठीक है, उसका काम वो कहाँ से काम कर रहा है, महाराष्ट्र से कर रहा है। फिर उसके आगे क्या लिखा रहता है, मेरा पैन नंबर लिखा रहता है। पैन नंबर मतलब क्या, कि वो जो रजिस्टर्ड डीलर है उसका पैन नंबर है क्या। एंटिटी नंबर मतलब क्या, कि कितनी नंबर मल्टीपल एंटिटीज मैंने रजिस्टर कर रखी है सेम पैन के अंदर में, सेम स्टेट के अंदर में, ठीक है। तो मैं सेम स्टेट के अंदर में मल्टीपल बिजनेसेस को रजिस्टर कर सकता हूँ मेरे अंडर में। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा स्टेट कोड सेम रहेगा, पैन नंबर सेम रहेगा, लेकिन मेरा एंटिटी नंबर बदल जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, हमेशा डिफॉल्ट यहाँ पे जेड लिखा रहेगा, और आखिरी में क्या है, चेक सम डिजिट। ये क्या है, एक फॉर्मूले से एक नंबर, रैंडम नंबर या फिर अल्फाबेट यहाँ पे आ जाता है।
ठीक है। यू मे रजिस्टर मल्टीपल बिजनेसेस अंडर द सेम पेन रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड दे आर ऑल विद इन द सेम स्टेट। देखो लास्ट लाइन क्या मतलब, प्रोवाइडेड दे आर ऑल विद इन द सेम स्टेट। अब अपन अज्यूम करते हैं, जैसे कि समझो कि मेरा कपड़े की दुकान जो है वो समझो कि एक छत्तीसगढ़ में अज्यूम कर रहे हैं अपन, और मेरे जो किराना की दुकान है वो समझो कि महाराष्ट्र में। तो जब मैं रजिस्ट्रेशन लेने जाऊंगा तो छत्तीसगढ़ में तो क्या होगा, मेरा स्टेट कोड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, वहां पे कुछ और स्टेट कोड रहेगा। और महाराष्ट्र के लिए जो मेरी दुकान है उसका रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो उसका स्टेट कोड कुछ अलग रहेगा। तो यहाँ पे एंटिटी नंबर का कुछ काम है क्या फिर? नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरा पहले ही नंबर चेंज हो गया, तो डिफरेंट नंबर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन समझो कि दोनों दुकान जो है सेम स्टेट के अंदर है तो मेरा स्टेट कोड सेम रहेगा, पैन नंबर सेम रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो नंबर के अंदर अलग करना पड़ेगा। तो नंबर में अलग करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे उसका एंटिटी नंबर बदल दूंगा कि एक स्टेट के अंदर में ये दूसरी नंबर की मेरी एंटिटी है, मैं दूसरी नंबर की एंटिटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा हूँ। ठीक है। देन लास्ट में क्या था, जेड और मेरा चेक सम डिजिट। तो ये होता है मेरा स्ट्रक्चर एक जीएसटीएन का। ठीक है। अब उसके देखो दो चीजें और है, अभी अपन देखेंगे एचएसएन कोड और एसईसी कोड। अब देखो इसको समझाने का एकदम सिंपल सा तरीका मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है। अभी जैसे कि समझो तुम लोग कोई भी गुड्स खरीदते हो, तो अपन जो गुड्स खरीदते हैं उनको मतलब कि देश भर में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बोल अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अपनी गुपचुप। ठीक है। अभी गुपचुप को अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है, कहीं पे पुचका बोलते हैं, कहीं पे गोलगप्पा बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं। जैसे कि मैं नया नाम से पानी पताशे। तो अभी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोला जाता है। तो अभी सोचो कि जब गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट कोई भी चीज के लिए टैक्स रेट बता रही होगी, जैसे गवर्नमेंट ने बताया कि गुपचुप के लिए टैक्स रेट अज्यूम करें अपन, गुपचुप पे टैक्स रेट लगेगा 5%। ठीक है। तो अभी देखो कि अभी जैसे समझो कि कोई लोकेशन पे तो गुपचुप बोलते हैं, ठीक है, समझो कि महाराष्ट्र में गुपचुप बोलते हैं और कलकत्ता में उसको अपन गोलगप्पा बोलते हैं। ठीक है। तो अभी गोलगप्पा वहां पे बोलते हैं, लेकिन वो है चीज क्या, गुपचुप ही है वो। तो लेकिन जब वो टैक्स कलेक्ट करने जाएगा तो वो तो बोलेगा कि भाई ये तो गुपचुप है ही नहीं, ये तो गोलगप्पा है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो डिफरेंट सेम चीज को मैंने डिफरेंट डिफरेंट नाम से मैं बुला रहा हूँ, तो उसके कारण क्या हो रहा है, अभी जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट जब अब टैक्स का लिस्ट निकालेगी कि ये चीज के ऊपर ये टैक्स लगेगा, ये चीज के ऊपर ये टैक्स लगेगा, तो वो ये तो नहीं कर सकती है कि मतलब कि ऑल ओवर इंडिया कोई चीज को क्या क्या नाम से बोला जाता है पहले वो लिखे, फिर उसके सामने कितना टैक्स लगाए। तो ऐसे में तो छूटने के चांसेस रहने ही वाले हैं कि मतलब कि ये अभी कहीं पे भी कुछ भी बोला जाता है कि मतलब एक स्टेट के अंदर में एक लोकेलिटी में कोई चीज को अलग बोला जा सकता है और कोई चीज को कहीं पे और बोला जा सकता है। तो उतना डिटेल में जाके गवर्नमेंट डिस्क्राइब कर सकती है कि कौन से गुड्स को क्या टैक्स रेट लगे, नहीं कर सकती। तो वैसे गुड्स और सर्विसेज को क्लासिफाई करने के लिए कि मतलब कि उनके ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाए, तो एक एक सिस्टम लगाया गया कि उसको क्लासिफाई कैसे किया जाए। तो गुड्स के लिए सिस्टम होता है एचएसएन कोड का, और सर्विसेज के लिए सिस्टम होता है एसएसी कोड का। ठीक है। तो जो गुड्स वाला सिस्टम है एचएसएन, एचएसएन का फुल फॉर्म क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज मतलब क्या, पूरे जो जो भी कोई भी मतलब की गुड्स को मैं डिस्क्राइब करूंगा, तो उसको मैंने जो सिस्टम उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है कि उसको मैं बुलाऊं कैसे। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोडिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी जो एचएसएन कोड है, जैसे कि समझो कि अभी अभी गुपचुप ही थे अपने एग्जांपल, तो इंग्लिश में उसको वाटर बॉल बोलते हैं। तो समझो कोई इंग्लैंड में होगा तो वाटर बॉल बोलेगा, इंडिया में उसको गुपचुप बोलेंगे। तो क्या हो गया कि अब जो गुपचुप का कोड होगा, कोड तो सेम ही होगा दोनों का, वाटर बॉल का भी सेम कोड होगा, गुपचुप का भी सेम कोड होगा। तो जो एचएसएन है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। मतलब क्या कि कोई भी गुड्स को अगर मैंने कोई कोड दे दिया, तो उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन अगर वो डिस्क्रिप्शन को फुलफिल करता है तो वो सेम कोड के अंदर में आ जाएगा। ठीक है। तो अभी मैं कोई भी गुड्स को कहीं पर भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, अगर उसका जो नेचर है वो अगर सेम रहेगा क्लासिफाई करने का, तो उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका नेचर फुलफिल होता है, फीचर्स फुलफिल होते हैं, तो वो पर्टिकुलर कोड के अंदर में आ जाएगा। जैसे कि समझो कि अगर मेरे को टेक्स्ट लगाना है तो मैं कोड के सामने लगाऊंगा, ना कि उसके नाम के सामने में। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एचएसएन कोड है तो ये एचएसएन कोड के सामने में इतना टेक्स्ट लगने वाला है, ये एचएसएन कोड के सामने इतना टेक्स्ट लगने वाला है। तो उससे क्या होगा, जब भी मैं टेक्स्ट चेक करने जाऊंगा कि मेरे गुड्स के ऊपर कितना टेक्स्ट लगेगा, तो मैं क्या चेक करूंगा, डिस्क्रिप्शन। मतलब कि वो डिस्क्रिप्शन में मेरे गुड्स बिक रहे मतलब कि आ, बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे। अब अज्यूम कर जैसे कि समझो पेप्सी है अपनी। ठीक है। तो अब कोई पेप्सी बोलता है, कोई कोला बोलता है, ठीक है, कोई 1 रुपए वाली पेप्सी अपनी, सबके अलग अलग नाम है। ठीक है। कोई जूस बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स लगाना है, तो गवर्नमेंट उसको डिस्क्राइब करेगी। ठीक है, कि मतलब कि टैक्स लगाना है तो कोई जैसे कि एक एग्जांपल देते, कोई कोड है, और अगर उनको कोल्ड ड्रिंक के ऊपर टैक्स लगाना है तो वो लोग कैसे लिखेंगे, वाटर बेस्ड ड्रिंक, ठीक है, कंटेनिंग एयरेटेड, विच इज एयरेटेड, ठीक है, एंड कंटेन सोडा। तब एयरेटेड मतलब क्या, एयरेटेड ड्रिंक मतलब क्या जिसमें सोडा वोडा रहता है वो सब।
तो इसके अंदर लस्सी नहीं आएगा, छाछ नहीं आएगा, तो इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब एयरेटेड ड्रिंक हो गया, मतलब क्या उसके अंदर अपना कोला भी आ गया, थम्स अप भी आ गया, स्प्राइट भी आ गया, लिम्का, सब कुछ आ गया उसके अंदर में। लेकिन अगर मैं अभी क्लासीफाई, मतलब कि एक एक अगर आइटम बताने जाऊंगा, तो जो मेरी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है अपनी, वो एक एक आइटम का आप नाम तो लिख सकती नहीं, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन तो लिख सकती है ना। तो एचएसएन कोड और एसएससी कोड मतलब क्या, कि वो लोग सर्विसेज को डिफाइन कर देते और गुड्स को डिफाइन कर देते कि ये कोड के सामने में ये गुड्स होगा, ये कोड के सामने ये गुड्स, ये सर्विसेज होगी। ठीक है। तो अब जब टैक्स में लगाने जाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि जो मेरा गुड्स है, ये डिस्क्रिप्शन में बैठता है क्या। तो डिस्क्रिप्शन में बैठेगा तभी मैं टैक्स लगाऊंगा, नहीं तो टैक्स नहीं लगाऊंगा। क्योंकि सारे जो गुड्स को बुलाने के जो नेम्स है, या फिर सर्विसेज को बुलाने के जो नाम है, ऑल ओवर वर्ल्ड अलग अलग है। कोई भी लोकेशन पे स्पेसिफिक जरूरी नहीं कि उसको सेम नाम से ही बुलाया जाए। तो अभी गवर्नमेंट जब टैक्स डिफाइन करेगी, तो वो उसको सेम नाम, मतलब इतने सारे नाम डिफाइन नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या करती है, वो डिस्क्रिप्शन दे देती है, और वो डिस्क्रिप्शन के सामने में एक कोड दे देती है कि ये कोड के सामने इतना टैक्स लगने वाला है। ठीक है। तो एचएसएन क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और किसने डेवलप किया है इसको, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। किस विजन के साथ में, गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए। ये जो कोड है किस में काम आता है, गुड्स को क्लासिफाई करने में काम आता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मैनर। इस हमने गोलगप्पा वाला एग्जांपल ध्यान रखना, कि हालांकि जैसे अभी इंग्लैंड में उसको अपना वाटर बॉल्स बोलते हैं, यहाँ पे उसको गुपचुप बोलते हैं। ठीक है। तो अभी टैक्स, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट लगा रही थी, यहाँ पे गुपचुप के ऊपर ये टैक्स लग गया, उन लोगों ने वाटर बॉल्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। ठीक है। लेकिन अभी नाम अलग अलग है दोनों के, तो कोई भी बोल सकता है भाई वाटर बॉल्स है, ये तो गुपचुप है ही नहीं। वाटर बॉल्स के ऊपर टैक्स लगा है, गुपचुप के ऊपर टैक्स नहीं लगा हुआ है। तो उन लोगों ने क्या कर दिया, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मतलब कि ये डिस्क्रिप्शन में जो बैठेगा, उसके ऊपर ये डेट टैक्स लगेगा, उसका नाम कुछ भी हो, तुम उसको कुछ भी बुलाओ। लेकिन अगर उसका डिस्क्रिप्शन बैठ रहा है, मतलब कि ये डिस्क्रिप्शन में वो गुड्स बैठ रहा है, उसके फीचर्स बैठ रहे हैं, तो उसके ऊपर ये रेट का टैक्स लगेगा। तो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर मतलब ये होता है, मतलब कि गुड्स को क्लासिफाई करने का तरीका। अब सिमिलरली सर्विसेज, जैसा गुड्स था वैसे सेम सर्विसेज के लिए एक दूसरा कोड है, एसएससी। एसएससी स्टैंड्स फॉर सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। क्या स्टैंड करता है, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, विच इज इशूड बाय सीबीईसी। सीबीईसी के सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। तो ये भी अपने इंडियन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, जो सर्विसेज अकाउंटिंग कोड को डिफाइन किया है। इसका काम क्या है, टू यूनिफॉर्मली क्लासीफाई इट सर्विस अंडर जीएसटी। इट सर्विस हैज अ यूनिक एसएससी। तो सारे गुड्स का और सारी सर्विसेज का एक यूनिक एसएससी कोड और एचएसएन कोड रहता है। ठीक है। तो अभी अपना जो एचएसएन, उसको किसने बनाया, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। किसके लिए बनाया, गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए। एसएससी किसने बनाया, सर्विस सीबीएसई ने बनाया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। किस चीज के लिए, सर्विसेज को क्लासिफाई करने के लिए। जैसे एचएसएन का काम था, सेम डुप्लीकेट काम मेरा एसएससी का है। बस कोई भी सर्विस है तो उसको अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है। तो उसको एक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि मतलब यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, कि कोई भी सर्विस है उसको कहीं पे कुछ भी नाम से बुलाया जाए, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर फीचर्स पे फुलफिल हो, उस डिस्क्रिप्शन में फुलफिल हो, तो उसके ऊपर मैं टैक्स लगा सकूं। इसलिए कोड ला दिया गया है। 6 डिजिट का कोड होता है, एट एट डिजिट का कोड होता है। तो कोड के थ्रू मैं अपना टैक्स डिफाइन करता हूँ। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये एचएसएन कोड और एसएससी कोड लाया, गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए और सर्विसेज को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है। फिर अपने टैक्सेस थोड़ी देर बाद देखते हैं, उसके पहले देखो, अभी देखो जीएसटी के कुछ रेट्स है। गवर्नमेंट ने जीएसटी के कुछ रेट्स स्टेब्लिश कर दिए। अपन में जैसे तुमको स्टार्टिंग में जीएसटी के बारे में बता रहा था, तो तब क्या हो रहा था कि सारे जितने भी स्टेट्स है, सारे स्टेट्स के अपने अपने रेट लग रखे थे। मतलब कि जितने भी स्टेट्स है, वो लोग पहली बार तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे। मतलब कि अलग अलग नाम के टैक्सेस कलेक्ट कर, एक्साइज हो गया, ठीक है, सर्विस टैक्स हो गया, अपना ऑक्ट्रॉय हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लॉटरी का टैक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस थे। उन सबको अलग अलग टैक्सेस को कलेक्ट करते थे। और ये हर स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस थे, और उनके रेट भी सबके अलग अलग थे। तो इसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जीएसटी आया गया था। ठीक है। तो अभी जीएसटी आने के क्या हो गया, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया 4 टायर टैक्स स्ट्रक्चर। मतलब क्या, कि सिर्फ 4 रेट ही लगने वाले, उसके अलावा कोई भी रेट नहीं लगने वाला। सीधे 4 रेट लगेंगे, इसके अलावा कोई भी रेट नहीं लगेगा ऑल ओवर इंडिया। अभी जो गुड्स को इस पे क्लासिफाई कर दिया, जो सर्विसेज को इस पर्टिकुलर रेट पे क्लासिफाई कर दिया, तो ऑल ओवर इंडिया यही रेट का टैक्स उसके ऊपर लगने वाला है। उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का कुछ अलग अलग नहीं लगने वाला है, यही रेट लगने वाला है। तो गवर्नमेंट ने 4 टायर टैक्स स्ट्रक्चर स्टेब्लिश किया गुड्स और सर्विसेज के लिए। और 4 टायर क्या है, सबसे पहले 5%, 12%, 18%, 28%। अभी देखो चार क्या रेट है अपने पास, 5%, 12, 18 और 28, 28। ठीक है। तो ये 4 रेट पे मेरे टैक्स लगता है। अभी 5, 12, 18 और 28 का ब्रेकअप होता है, तुमको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब इसका देखो और है जीरो टैक्स। मतलब कि कुछ गुड्स गुड्स के ऊपर जीरो भी लगा रखा है, मतलब कि उनको टैक्स नहीं लगेगा। तो जो हमने बेसिक बेसिक नीड्स की चीजें है, जैसे अब तुमको देखो मिल्क दिख रहा है, शुगर, सॉल्ट, एग्स, ब्रेड, बटर एक्सेट्रा, जो भी मेरी डेली नीड्स की चीजें है, या फिर जो चीजें ब्रांडेड नहीं है, उनके ऊपर मेरा टैक्स जीरो लगा रखा है। जैसे कि समझो कि मिल्क है,
अगर अभी मैं अपने जैसे अपने दूध वाले से मिल्क लूंगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन समझो कि अगर मैं कोई पैकेज्ड मिल लूंगा तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो जो मैं डेली नीड्स की चीज है, जो अनब्रांडेड चीजें है, जैसे मैं मार्केट से अपनी सब्जी लेने जा रहा हूँ, तो वो तो कोई मतलब कि इतने बड़े बिजनेसमैन है नहीं, तो उनको एग्जेम कर दिया गया कि उनके पास उनको जीरो रेट लगने वाला है। लेकिन समझो कि अगर मैं कोई पैकेज फ्रूट्स ले रहा हूँ, वेजिटेबल्स ले रहा हूँ, तो उनके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है। तो एक और रेट है 0%, लेकिन उसको टैक्स लगता है ना, इसलिए उसको फोर टायर में इंक्लूड नहीं किया। फोर टायर मतलब क्या, 5%, 12, 18 और 28% ही रहता है। ठीक है। तो अपने चार रेट से 12, 5, 12, 18, 28, और एक और जीरो है जो अपने डेली नीड्स की चीज है, उनके ऊपर मेरा जीरो रेट लगता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का एक और नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोला मैंने? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी देखो, जीएसटी में कोई भी पर्टिकुलर पर्सन डायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है क्या? नहीं, टैक्स पे कर रहा है, वो इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है। क्योंकि वो एक टैक्स, जीएसटी जो है क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब क्या, कि मैं गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे नहीं कर रहा हूं, मैं इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहा हूं। और एक और चीज क्या होती है कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में, मतलब क्या, कि मैं जो बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स है, मैंने क्या बोला, बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स मैं शिफ्ट कर सकता हूँ किसी और के ऊपर में। डायरेक्ट टैक्स में ऐसा हो सकता है क्या, मतलब कि मेरी कोई इनकम टैक्स है, कोई और मेरे बिहाफ में पे कर दे, नहीं पे हो सकता। लेकिन जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा हो सकता है। मतलब क्या है इसका? अभी जैसे कि समझो कि कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, अभी उनने कोई गुड्स खरीदा, ठीक है, वो गुड्स के ऊपर उन्हें टैक्स पे किया। ठीक है। एक बिजनेसमैन था, उन्हें कुछ गुड्स खरीदा, अज्यूम कर अपन गुड्स खरीदा फिर सर्विसेज खरीदा, उनने उसके ऊपर किसी के उसके ऊपर टैक्स पे किया। ठीक है। अज्यूम करें 100 रुपीज के गुड्स थे, उनने उसके ऊपर 10 रुपीज टैक्स पे कर दिया। ठीक है, 110 में उन्हें खरीदा। तो जो उनने अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जो गुड्स खरीदा फिर सर्विसेज उनने लिया, वो खुद कंज्यूम नहीं करने वाला है, वो किसी और को वो गुड्स बेचने वाला है, फर्दर रीसेल करने वाला है। ठीक है, क्या हो गया, गुड्स को जो फर्दर रीसेल करने वाला है। तो गुड्स को फर्दर रीसेल करने वाला है, तो जो उन्होंने टैक्स पे किया, जो 10 रुपीज उन्हें टैक्स पे किया, तो अभी कोई भी ऐसा होगा क्या, अभी मैंने गुड्स को तो कंज्यूम ही नहीं किया, तो मैं क्यों टैक्स पे करूं? वो तो जो कंज्यूम करे उसकी जेब से जाना चाहिए ना। लिटरल मीनिंग तो यही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वो अभी टैक्स पे करेगा, तो जो उसने 10 रुपए पे किया ना, उसको क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स मिल जाएगा। मतलब क्या, उसका एक क्रेडिट मिल जाएगा, कि मतलब कि जब तू किसी और को गुड्स बेचेगा, तो उससे तू टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने जब गुड्स, मतलब कि मैंने अभी किसी से गुड्स खरीदा, तो मैंने 10 रुपीज टैक्स भी पे किया, तो उन्हें टैक्स कलेक्ट किया ना 10 रुपीज गवर्नमेंट के बिहाफ में, कि 10 रुपए उन्हें टैक्स कलेक्ट किया मेरे से, जो 10 रुपीज वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, वैसे सेम चीज जब मैं किसी और को गुड्स बेचूंगा, तो मैं भी टैक्स कलेक्ट करूंगा किसी किसी से, तो मैं भी गवर्नमेंट को जमा करवाऊंगा। तो जमा करवाते टाइम में क्या कर दूंगा, मैं सेट ऑफ कर लूंगा, मतलब कि मैंने जो पहले टैक्स पे किया था उसका मैं सेट ऑफ ले लूंगा। तो वो होता है मेरा इनपुट टैक्स। जीएसटी ऑन इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या, जब भी मैं गुड्स खरीद रहा हूँ किसी और को सेल करने के लिए, सर्विसेज खरीद रहा हूँ किसी और को सेल करने के लिए, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इनपुट टैक्स। मतलब जो उसकी वजह मैं टैक्स पे करूंगा उसको मैं बोलता हूँ इनपुट टैक्स। ठीक है। और सिमिलरली जब मैंने किसी को गुड्स बेच दिया या फिर सर्विसेज बेच दिया, तो जो टैक्स मेरे पास आ रहा है उसको मैं बोलता हूँ आउटपुट टैक्स। मतलब कि जो मेरा आउटपुट गया उसके वो जो भी मुझे टैक्स मिला उसको मैं बोलता हूँ आउटपुट टैक्स। मतलब कि आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, तो उसके ऊपर आउटपुट टैक्स आएगा। और इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब भी मतलब मेरे बिजनेस के अंदर में गुड्स आ रहे हैं या फिर सर्विसेज आ रहे हैं फर्दर सेल होने के लिए, फर्दर मैं किसी और को बेचने वाला हूं, या गुड्स को बेचने वाला हूं, फिर सर्विसेज को बेचने वाला हूं, तो उसके बाद जो मैं टैक्स पे करूंगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, इनपुट टैक्स। और जो गुड्स मैंने, मेरा गुड्स या सर्विसेज बाहर चली गई, आउटवर्ड सप्लाई हो गया बिजनेस के अंदर, बिजनेस से, तो उसके बाद जो टैक्स मैंने कलेक्ट किया उसको मैं बोलता हूँ आउटपुट टैक्स। इसको अपन और डिटेल में समझेंगे। बेसिकली अब इतना ध्यान रखो, जब भी बिजनेस के अंदर गुड्स और सर्विसेज आ रहे, तो उसके बाद जो मैंने टैक्स पे किया, जो भी जीएसटी पे किया, उसको मैं क्या बोलता हूँ, इनपुट टैक्स। और जब मैंने गुड्स बेचा, जब मतलब गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, सर्विसेज बाहर जा रही है, तो जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया उसको मैं बोलता हूँ आउटपुट टैक्स। ठीक है। अभी इसको और डिटेल में अपन समझेंगे टैक्सेस में। ठीक है। अभी देखो टैक्सेस अंदर जीएसटी। अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान देना, टैक्सेस अंदर जीएसटी। अभी देखो जीएसटी में टैक्सेस दो तरीके से कलेक्ट होते हैं। ठीक है। पहले तो जीएसटी में अभी टैक्स कलेक्ट होते कैसे, जीएसटी में जो टैक्स कलेक्ट होता है वो सप्लाई बेस्ड होता है। मतलब कि जहां पर भी गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं वहां पे टैक्स लगने वाले हैं। जहां पे डेस्टिनेशन है गुड्स की, जहां पे एट द एंड कंज्यूमर के गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं वहां पर टैक्स लगेगा। जैसे कि समझो कि मैंने कोई गुड्स है, वो मुंबई में बने, ठीक है, मुंबई से उसको किसी ने पुणे में सेल कर दिया, पुणे से कि समझो किसी ने उसको नागपुर में सेल कर दिया, नागपुर से समझो कि अब वो रायपुर में आ गए, तो रायपुर में समझो कि फाइनल कंज्यूमर था उसका,
ठीक है, रायपुर में वो गुड्स कंज्यूम हुए, तो जहां पर कंज्यूम हुए वहां पर उसका टैक्स जाना चाहिए। क्या बोला मैंने? जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रहे, एट द एंड जहां पे कंज्यूम हो रहे, वहां पे उसका टैक्स जाएगा, मतलब कि वो गवर्नमेंट के उसका टैक्स जाएगा। जैसे रायपुर में कंज्यूम हुआ तो रायपुर कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। तो जितना भी टैक्स है वो सारा रायपुर गवर्नमेंट का हो जाएगा, मतलब कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का हो जाएगा। मतलब जहां पर भी गुड्स कंज्यूम हो रहे वहां पर टैक्स कलेक्ट होगा। तो अब इसको देखो, यहाँ पे दो तरीके से क्लासीफाई किया है। एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, यहाँ पे क्या बोला, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और एक है इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब क्या, कि जब भी गुड्स मैं सेल कर रहा हूँ, सेम स्टेट के अंदर मैं सेल कर रहा हूँ। जैसे कि समझो कोई बंदा था, अब यहाँ पे अपन देखते हैं, मेरे पास है कि मैं जब से अपन समझेंगे, जैसे कि समझो कि ये सेम स्टेट का है। ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेम स्टेट के अंदर में ही पूरा ट्रांजेक्शन हो रहा है, कि मतलब कि जो भी गुड्स और सर्विसेज बिक रहे हैं वो सेम स्टेट के अंदर में ही बिकने वाले हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, अभी समझो कि महाराष्ट्र है। ठीक है, अपन महाराष्ट्र का एग्जांपल ले रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर में पूरा ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो समझो कि एक लकड़ी बनाने वाला टिम्बर मेकर था। ठीक है, उनने क्या किया, अपनी जो लकड़ी है, टिम्बर है, उनने एक फर्नीचर मेकर को दे दिया, फर्नीचर जो बनाता है उसको दे दिया। तो उनने क्या कर दिया, टैक्स इनवॉइस ए। तो उन्हें समझो कि जो टिम्बर बनाने वाला है, उनने क्या कर दिया, फर्नीचर बनाने वाले को 100 रुपए में गुड्स बेच दिया। ठीक है, तो जब ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये समझो कि टिम्बर मेकर कहाँ पे था, समझो ये था पुणे में, और ये जो फर्नीचर मेकर है समझो ये है अपना मुंबई में। तो पुणे और मुंबई सेम स्टेट के अंदर में, सेम स्टेट के अंदर में, एक ही स्टेट के अंदर में पूरा ट्रांजेक्शन अभी वाला हुआ। जो पहला ट्रांजेक्शन था सेम स्टेट के अंदर में हो। तो यहाँ पे पुणे से गुड्स कहाँ पे आ रहे हैं, मुंबई में आ रहे हैं। ठीक है, मुंबई में लकड़ी अपना फर्नीचर बनने के लिए, और इन्हें कितने में बेचा, 100 रुपए में बेचा। तो अभी देखो, जब सेम स्टेट के अंदर में ट्रांजेक्शन होता है, क्या बोला मैंने, जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंट्रा मतलब क्या, सेम स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उससे दो टैक्सेस लगते हैं। एक लगता है सीजीएसटी और एक लगता है एसजीएसटी। क्या लगता है? सीजीएसटी और एक लगता है एसजीएसटी। सेंट्रल क्या लिखा फुल फॉर्म देखो, सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या लिखा है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या लिखा है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मतलब क्या, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब क्या, कि जैसे जो मेरा 5% था, 5% में 2.5% मेरा सीजीएसटी हो गया, मतलब कि 2.5% मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, और जो 2.5% है वो स्टेट गवर्नमेंट का हो गया। मतलब कि जो ट्रांजेक्शन, जैसे ये ट्रांजेक्शन कहां पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, तो जो 2.5% है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हो गया। ठीक है, तो जब सेम स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो टैक्स का बाइफर्केशन कैसे होता है, जैसे यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे 10% क्या लिखा है, एसजीएसटी, 10% लिखा है सीजीएसटी। मतलब कि जो टोटल 20% टैक्स था, 20% में 10% किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और 10% किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब कि जो भी स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है वो गवर्नमेंट का वहां पर 10 रुपए हो गया। तो यहाँ पे जो लकड़ी वाले ने फर्नीचर बनाने वाले को गुड्स बेच दिए 100 रुपए में, 100 रुपए में उन्हें 20 रुपए में टैक्स चार्ज किया, मतलब कि 10% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 10% स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, यहाँ पे 120 रुपए उन्हें टोटल कलेक्ट किया। अब 120 रुपए में 100 रुपए तो लकड़ी बनाने वाले ने रख लिया, 20 रुपए किसके थे, सरकार के थे, गवर्नमेंट के थे। जो टैक्स 10 रुपीज थे जो सीजीएसटी के थे, वो कहाँ पे का, सेंटर के पास चले गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए। और जो 10 रुपए थे वो कहाँ चले गए, स्टेट गवर्नमेंट के पास चले गए। तो जो लकड़ी बनाने वाला था, उनने 10 रुपए कहां पर जमा करवा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा करवा दिया, क्योंकि इनने टैक्स कलेक्ट किया गवर्नमेंट के बिहाफ में, किससे, लकड़ी फर्नीचर बनाने वाले से। ठीक है, फर्नीचर बनाने वाले से लकड़ी वाले ने टैक्स, अपना टैक्स कलेक्ट किया, और टैक्स उन्हें कहां पे भेज दिया, सरकार को भेज दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर था, स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर था। ठीक है, 10-10 रुपए यहां पहुंच गए। अभी मुझे ये बताओ, जो फर्नीचर बनाने वाला है, ये फर्नीचर बनाने वाला फर्नीचर बना के खुद यूज करने वाला है क्या? नहीं, ये तो वापस किसी और को बेच देगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये फर्नीचर बनाने वाले ने एक रिटेलर को बेच दिया, कि जो दुकान में बेचते होंगे, क्या किया उनने, किसी और को बेच दिया। तो अभी देखो, जो 20 रुपए जो इन्हें टैक्स पे किया, 20 रुपए जो इन्हें टैक्स पे किया, ये जो फर्नीचर बनाने वाला है, कि अपने जेब से टैक्स पे करेगा क्या? इन्हें तो उसको कंज्यूम ही नहीं किया है, तो ये टैक्स क्यों पे करे? कंज्यूम कौन कर रहा है अभी फिलहाल? पर रिटेलर कंज्यूम कर रहा है। तो देखो अब क्या होगा, जो फर्नीचर मेकर है, जो फर्नीचर जिन्हें बनाया, वो क्या कर रहा है, रिटेलर का गुड्स बेचा। ठीक है, उन्हें फर्नीचर रिटेलर को बेच दिया। कितने में बेचा उनने? 200 रुपए में बेचा। ठीक है, तो जब वो 200 रुपए, अभी फर्नीचर रिटेलर से 200 रुपए का उनने गुड बेच दिया, अभी 200 रुपए वापस 10% टैक्स लग गया। क्या लग गया? 10% टैक्स। तो क्या हो गया, 20 रुपए। अभी देखो, चलो ये जो रिटेलर है, वो रिटेलर का समझो, ये कहाँ पे था, अपना पुणे में था, ये कहाँ पे था, अपना मुंबई में था। अभी रिटेलर समझो अपन आ जाता है, अपना नागपुर में आ जाता है, जो रिटेलर है अपना नागपुर में है। तो मुंबई मुंबई और नागपुर कहाँ पर है, सेम स्टेट के अंदर में। ठीक है, सेम स्टेट के अंदर है, मतलब कि यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा।
ठीक है। तो अभी देखो, जो रिटेलर अभी पैसे पे किसको पे करेगा, फर्नीचर बनाने वाले को पे करेगा। तो उन्होंने 200 रुपीज पे किया, 200 रुपीज के साथ में जो टैक्स भी पे करेगा, या 200 का 10% SGST का, 10% CGST का, तो 20% 20% पे किया, सॉरी 20 रुपए पे किया। तो टोटल फर्नीचर वाले ने भाई 240 रुपए कलेक्ट किया फर्नीचर रिटेलर से। कितना कलेक्ट किया, 240 रुपए। भाई 240 से 200 रुपए तो उसके खुद के, जो उन्होंने गुड्स बेचा उसके, और 40 रुपए किसके, टैक्स के। ठीक है, 200 रुपए खुद के और 40 रुपए टैक्स के। तभी देखो, ये जो फर्नीचर बनाने वाला था, ठीक है, उनने गुड्स बेचा, उसके पहले उन्हें जब लकड़ी खरीदा था तो लकड़ी के उन्होंने कुछ टैक्स पे किया था, 10 रुपए 10 रुपए। तो यहाँ पे वो खुद तो कंज्यूम कर नहीं रहा है, खुद तो लकड़ी को यूज में ले नहीं रहा है, वो लकड़ी को कुछ बना के वापस बेचने वाला है। तो जो टैक्स पे करेगा उसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैंने तुमको बोला ना, इनपुट टैक्स, इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, फर्नीचर वाले के लिए इनवर्ट सप्लाई हुआ था गुड्स का, मतलब कि लकड़ी इनवर्ट आई थी, लकड़ी इनवर्ट आई थी, उसके वजह उन्हें टैक्स पे किया, उसको मैं क्या बोलता हूँ, इनपुट टैक्स। क्या उन्हें कितना पे किया था, 10 रुपीज 10 रुपीज 20 रुपीज उन्हें पे किया था। सिमिलरली जब उन्हें गुड्स बेचा, फर्नीचर रिटेलर को बेचा, तो जब गुड्स बेचा तो उसको टैक्स पे उन्हें कलेक्ट किया 20 रुपए 20 रुपए। तो ये आउटवर्ड सप्लाई था, गुड्स का आउटवर्ड सप्लाई था। तो जो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स था उस पर जो उन्हें टैक्स कलेक्ट किया, किससे कलेक्ट किया, रिटेलर से कलेक्ट किया, उसको मैं क्या बोलता हूँ, आउटपुट टैक्स बोलता हूँ। ठीक है। तो अभी जो 40 रुपए जैसे टिम्बर वाले, लकड़ी वाले ने सरकार को जमा करवाया था, अब फर्नीचर जो बना रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है कि जो उन्हें टैक्स कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को पे करे, जमा करवाए। 200 रुपए तो उसके खुद के, लेकिन 40 रुपए किसके, वो तो सरकार के। तो अभी 40 रुपए उसको जमा करवाने हैं। अभी 40 रुपए, लेकिन वो 40 रुपए जमा करवाएगा क्यों, नहीं वो 40 रुपए जमा नहीं करवाएगा। 20 रुपए तो उनने पहले ही जमा करवा चुका है गवर्नमेंट को। जब उनने लकड़ी खरीदा था तो लकड़ी उनने कितने में खरीदा था, 120 में खरीदा था। 120 में 20 रुपए किस चीज का था, टैक्स का था। अभी वो खुद कंज्यूम किया क्या गुड्स को, उनने नहीं कंज्यूम किया। तो टैक्स वो खुद पे करेगा क्या, नहीं करेगा। कंज्यूम कौन कर रहा है फिलहाल, अभी रिटेलर कंज्यूम कर रहा है। तो कौन पे करने को ना लकड़ी के टैक्स का पैसा, रिटेलर पे करने को ना। अगर जैसे कि समझो कि 20 रुपए के ऊपर में, अगर जो 20 रुपए का टैक्स है, अगर मैं फर्नीचर वाले को नहीं दूं जो फर्नीचर बना रहा है, तो 100 रुपए पहले 20 रुपए टैक्स लगा। ठीक है। अभी 200 रुपए पे जो 200 रुपए के अंदर 100 रुपए भी इंक्लूडेड है। क्या बोला मैंने, 200 रुपए के अंदर में 100 रुपए भी इंक्लूडेड है। अगर मैं 200 रुपए के अंदर में जो 100 रुपए इंक्लूडेड है, उसके ऊपर जो 20 रुपए का टैक्स है उसको इग्नोर कर दूं, तो क्या होगा, पहले 200 रुपए पे 40 रुपए टैक्स आ गया, फिर 100 रुपए पे 20 रुपए टैक्स आ गया। तो गवर्नमेंट के ऊपर कितना टैक्स आ गया टोटल, 40 भी आ गया 20 भी आ गया, तो टोटल 60 रुपए आ गया। लेकिन अभी गुड्स कितने के बिके, 200 रुपए के बिके। टैक्स कितना लगना चाहिए, 20%, 10%, 10%, मतलब टोटल 20% लगना चाहिए। लेकिन 60 रुपए मतलब कितना कलेक्ट होना चाहिए, 40 रुपए कलेक्ट होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के कितना कलेक्ट हो जाएगा, 60 रुपए कलेक्ट हो जाएगा, मतलब कि सेम गुड्स के ऊपर में डबल टैक्सेशन लग गया। जैसे 200 रुपए में 100 रुपए भी इंक्लूडेड थे, तो 100 रुपए के ऊपर वापस से टैक्स लग गया। तो उसको रोकने के लिए क्या पे क्या होगा, कि जो 10 रुपए है उसका क्रेडिट मिल जाएगा फर्नीचर मेकर को। क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब क्या, कि जो फर्नीचर मेकर है जब वो टैक्स जमा करवाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसको कितना जमा करवाना था, 20 रुपए जमा करवाना था। तो 20 में से वो 10 रुपए काट के जमा करवाएगा। 10 रुपए तो उन्हें पहले ही पे कर चुका है यहाँ पर, और इन्हें जमा करवा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो क्या होगा, जब जमा करवाएगा तो इसके क्रेडिट में दिखेगा कि 10 रुपए तूने जमा करवाया सेंट्रल गवर्नमेंट को, 10 रुपए तूने जमा करवाया स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब जब वो पे करेगा तो क्या करेगा, 10 रुपए काट के 10 रुपए पे करेगा। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या, 20 रुपए से 10 रुपए पे करेगा। ठीक है। अब एट द एंड जो फर्नीचर रिटेलर है जो नागपुर में बैठा है, अभी समझो उन्हें एक फाइनल कंज्यूमर है जो गोंदिया में बैठा है। ठीक है, उसको गोंदिया वाले को गुड्स बेच दिया। फर्नीचर जो रिटेलर शॉप है उन्हें कंज्यूमर, एट द एंड जो फाइनल कंज्यूमर है जो घर में यूज करने वाला, दुकान में यूज करने वाला, उसको गुड्स बेच दिया। तभी देखो उनने क्या करे, 300 रुपए गुड्स बेचा। ठीक है। अभी 300 रुपए के अंदर में 200 रुपए भी इंक्लूडेड है। ठीक है। अभी 300 रुपए का जो टैक्स लगेगा 10%, 10%, तो कितना हो गया, 360 टोटल हो गया। भाई 360 में से 300 तो फर्नीचर रिटेलर के थे। ठीक है। और 60 रुपए किसके, सरकार के। तो 60 रुपए जो गवर्नमेंट को पे करना है, तो जो रिटेलर था उन्होंने पहले 20 रुपए पे किया था, तो वो क्या करेगा, 30 में से 20 काट के 10 पे करेगा, और 30 में से 20 काट के 10 रुपए पे करेगा। तो जो जैसा जैसा वैल्यू एडिशन होते जा रहा है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ते जा रहा है। पहले टिम्बर मेकर ने 10 रुपए जमा करवाया, किससे कलेक्ट करके, फर्नीचर मेकर से। फिर फर्नीचर मेकर ने 10 रुपए जमा करवाया, किससे कलेक्ट करके, फर्नीचर रिटेलर से। फिर एट द एंड रिटेलर ने जो कंज्यूमर को बेचा तो कंज्यूमर से कलेक्ट किया और अपना सरकार को पे कर दिया। लेकिन एट द एंड जो टैक्स पे किया वो किसने पे किया, पूरा पैसा किससे लिया गया, जो मेरा एंड कंज्यूमर है उससे लिया गया।
₹300 पे ₹60 लिया गया। फर्नीचर मेकर ने अपने जेब से कुछ भी टैक्स पे किया क्या? नहीं, उन्हें तो जो पे किया था उसका उसको क्रेडिट मिल गया। रिटेलर को कुछ टैक्स पे किया क्या? नहीं, उन्हें जो टैक्स पे किया था फर्नीचर मेकर को उसका उसको क्रेडिट मिल गया, वो माइनस करके उतना टैक्स पे कर रहा है। लेकिन जो कंज्यूमर है उसको जो तूने टैक्स पे किया उसका कुछ क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो एट द एंड जो कंज्यूमर है उसको अपने जेब से पे करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? शिफ्ट हुआ टैक्स का बर्डन। यहाँ पे टिम्बर मेकर ने इसको इस पे शिफ्ट किया, फिर शिफ्ट हुआ एट द एंड, किस पे शिफ्ट हुआ? फाइनल कंज्यूमर जो एट द एंड कंज्यूम करा गुड्स को, उसके ऊपर शिफ्ट हुआ मेरा टैक्स का बर्डन। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ था। टिम्बर मेकर कहाँ बैठा था? पुणे में। फिर क्या फर्नीचर मेकर कहाँ बैठा था? मुंबई में। ये कहाँ बैठा था? अपना नागपुर में। ये कहाँ बैठा है? गोंदिया में। जो चारों सिटीज है कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर में। तो अभी कहीं पर भी गुड्स बिके, जो टैक्स किसके पास जा रहा है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, सबका टैक्स किसके पास जा रहा है? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है। ₹10 जो इनने पे किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको क्रेडिट दे दिया। ठीक है, फिर मतलब क्रेडिट दे दिया, माफ माइनस कर लिया इनने। फिर इनने भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मतलब महाराष्ट्र में था, इनने गुड्स बेचा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे करना, इनने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको क्रेडिट दे दिया, माइनस करके इन्हें नेट अमाउंट पे कर दिया। तो यहाँ पर लेके अज्यूम करते हैं अपन कि जैसे कि यहाँ पे जो महाराष्ट्र की जगह समझो कोई और स्टेट था होता, तो यहाँ पे अभी क्रेडिट मेरा कहाँ पर है? एक कोई पर्टिकुलर स्टेट के पास में, लेकिन मैंने गुड्स कहाँ बेचे? दूसरे स्टेट के अंदर बेचे। तो अभी मैं क्रेडिट लूंगा कैसे, यूटिलाइज कैसे करूं? जैसे कि समझो कि फर्नीचर मेकर अज्यूम कर अपन, वो अभी यहाँ पर बैठा, अपना मुंबई में बैठा था। अपना रिटेलर समझो अभी यहाँ पे अपना नागपुर में बैठ के बैठे बिना की वजह अपना रायपुर में बैठा है। तो रायपुर कहाँ पर है? अपना छत्तीसगढ़ में हो गया। तो अभी जो रायपुर में जो बंदा बैठा हुआ है, इनने जो अभी यहाँ पे इनने टैक्स पे किया मेरा फर्नीचर बनाने वाले को, इनने जमा करवा दिया, इसका क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट किसको मिलेगा? रिटेलर को मिलेगा। लेकिन रिटेलर बैठा कहाँ पर है? ये तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है। और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट रायपुर में, जो रायपुर के बंदे को कैसे क्रेडिट देगी? वो तो छत्तीसगढ़ में बैठा है। पहले क्या करना पड़ेगा? उसको छत्तीस गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर छत्तीस गवर्नमेंट इसको क्रेडिट देगी। अब ऐसे तो ये इसमें एक ट्रांजेक्शन हुआ, अब ऐसे तो करोड़ों ट्रांजेक्शन होते होंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट के यही करते बैठेगी क्या कि जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके साथ बातचीत करेगी और सबको टैक्स, उनका जो उनका शेयर है उनको भेजती रहेगी? तो उसको कम करने के लिए वो एक सेपरेट ही टैक्स बना दिया गया है, इंटर स्टेट जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है। अभी अपन ने क्या देखा था? इंट्रा स्टेट, मतलब कि सेम स्टेट के अंदर जब ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो गुड्स कहीं पर भी बिके, किसके पास जाने वाले? सेम स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जाने वाले। इसलिए दो टैक्स थे, सेंट्रल सीजीएसटी और एक था एसजीएसटी। सेंट्रल का शेयर गया और एसजीएसटी वाला स्टेट का शेयर गया। ठीक है, क्योंकि सेम स्टेट के अंदर ही जाने वाले, तो कहीं पर भी गुड्स बिके वो सेम स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जाने वाले। तो यहाँ पे एसजीएसटी अलग से ही बना दिया, डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो मेरा टोटल परसेंट टैक्स, जैसे कि यहाँ पे समझो 5% टैक्स था, तो 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट का था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। देखो यहाँ पे लिखा है सीजीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। एसजीएसटी में क्या लिखा है? एसजीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कौन कलेक्ट करता है? डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। जैसे अगर महाराष्ट्र के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही डायरेक्टली कलेक्ट कर लेगी टैक्स को। लेकिन जब मेरा ट्रांजेक्शन दो स्टेट्स के बीच में आ जाता है, ठीक है, एक वैल्यू चेंज जो है मेरा अगर दो स्टेट के बीच में आ गया, तो वहां पे भी टैक्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा दूसरे स्टेट को, कि मतलब कि वो तो वहां पे कंज्यूम हो ही नहीं रहा ना गुड्स। जैसे यहाँ पर अभी जब मेरा गुड्स था, यहाँ पे अभी जो ₹20 टैक्स था, ₹20 टैक्स, अभी ये जो रिटेलर मेरा रायपुर में बैठा है, तो जो टोटल ₹20 टोटल टैक्स है, एसजीएसटी वाला जो पार्ट है वो किसका है? रायपुर का है, मतलब कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है। लेकिन यहाँ पे ₹10 कहाँ पर पड़ा हुआ है? ₹10 तो महाराष्ट्र में पड़ा हुआ है। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा फिर इसको। तो ये झमेले को हटाने के लिए क्या हो गया? एक दूसरा एक और वे बना दिया, इंटर स्टेट सप्लाई। ये क्या था? इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब कि सेम स्टेट के अंदर जब मेरा गुड्स का सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है। अभी इंटर स्टेट में क्या है? जब दो स्टेट के बीच में सप्लाई हो रहा है, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स जा रहा है, मतलब कि पहले एक गुड्स एक स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ, फिर जब स्टेट दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब क्या कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर गुड्स चलेगी या फिर सर्विसेज चलेगी, तो उसके लिए इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए दूसरा टैक्स होता है आईजीएसटी। क्या ये? आईजीएसटी। अब देखो ये आईजीएसटी कुछ नहीं है, इन दोनों का टोटल है। क्या है? इन दोनों का टोटल। सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल ही आईजीएसटी होता है। जैसे यहाँ पे 2.5% था, टोटल 5% था, तो आईजीएसटी का रेट हो जाएगा 5%। बस यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि आईजीएसटी में टोटल जो टैक्स है वो कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल टैक्स कलेक्ट करती है। सीजीएसटी में क्या होता?
सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही थी। लेकिन आईजीएसटी में क्या है, टोटल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। अभी देखो ऐसा क्यों, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कलेक्ट करेगी टैक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट ने टोटल टैक्स कलेक्ट कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे ऑल ओवर इंडिया से। अब उसका जो स्टेट का भी ट्रांजेक्शन करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रखा हुआ है, तो वो एक स्टेट के अकाउंट से निकाल के दूसरे स्टेट के अकाउंट में डाल देगा, दूसरे स्टेट के अकाउंट से निकाल के तीसरे के में डाल देगा, तीसरे में से निकाल के चौथे में डाल देगा। तो यहाँ पे इजीली हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी स्टेट को इंडिविजुअली बातचीत करना पड़ रहा है कि दूसरे स्टेट के साथ में नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा हिसाब किताब रख रही है कि कौन से स्टेट का कितना बनता है, कि ये स्टेट का इतना टैक्स बनता है, ये स्टेट का इतना टैक्स बनता है। लेकिन अगर ये जो चीज है अगर स्टेट लेवल पे होता तो जितने भी स्टेट्स है उन सबको एक दूसरे से बातचीत करना पड़ता, सब लोग एक दूसरे से बातचीत करते, फिर एक अकाउंट से निकाल के एक दूसरे स्टेट के अकाउंट में डालेंगे, दूसरे से निकाल के तीसरे स्टेट के अकाउंट में डालेंगे, तो ये फालतू का झंझट होता। लेकिन अगर यहाँ पे सारे गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता, लेकिन यहाँ पे जब सेंट्रली वो मैनेज हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रही है, तो क्या करेगी, बस एक अकाउंट से निकाल के एक पर्टिकुलर अकाउंट से निकाल के दूसरे स्टेट के अकाउंट में डाल देगी, दूसरे स्टेट के अकाउंट से निकाल के तीसरे स्टेट के अकाउंट में डाल देगी। तो यहाँ पे एट दैट मंथ ऑफ एंड जब भी ट्रांसफर करना रहेगा बाकी स्टेट को पैसा, तो क्या करेगी, नेट अमाउंट जितना जो स्टेट का बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको उसका शेयर ट्रांसफर कर देगी। लेकिन यहाँ पे अगर वैसा नहीं होता तो क्या होता, जितने भी स्टेट्स है उन सबको हिसाब रखना पड़ता सारे स्टेट्स का। जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का गुड्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया सब जगह जा सकता है, जितने भी स्टेट्स है वहां सब जगह जा सकता है, सब जगह का एसजीएसटी होगा, तो सारे स्टेट्स का अकाउंट बनाना पड़ता। वैसे जितने भी स्टेट्स है उन सबको बाकी स्टेट्स का अकाउंट बनाना पड़ता, और पूरे जितने भी स्टेट्स है उन सबको हिसाब किताब मेंटेन करना रहता। लेकिन आईजीएसटी में क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे स्टेट्स का हिसाब किताब मेंटेन कर रही है, ठीक है, और एक वो पर्टिकुलर पीरियड के एंड में जिसका जितना भी हिसाब होता है उसका उनका शेयर ऑफ टैक्स उनको पे कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब आईजीएसटी भी अपन एक बार समझते हैं। आईजीएसटी में क्या होता है, जब इंटर स्टेट गुड्स का गुड्स या सर्विसेज का ट्रांसफर हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जब भी गुड्स या सर्विसेज का ट्रांसफर हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। मतलब कि जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर में गुड्स या फिर सर्विसेज ट्रांसफर हो रही है, सप्लाई हो रही है, सेल हो रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा, आईजीएसटी लगाऊंगा। लेकिन अगर सेम स्टेट के अंदर में ट्रांसफर हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, सेल हो रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा, सीजीएसटी लगाऊंगा और एसजीएसटी लगाऊंगा। सीजीएसटी कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। और आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो आईजीएसटी का अपन थोड़ा फंडा समझते हैं। अब देखो, अभी देखो यहाँ पे एक है स्टेट एक्स और एक है स्टेट वाई, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लेकिन कोशिश करना समझने का, जितना समझ पाओ उतना अच्छा। स्टेट एक्स का स्टेट वाई समझो, अपन इसको समझ रहे महाराष्ट्र, इसको समझ रहे अपन छत्तीसगढ़। वो सेम अपना ट्रांजेक्शन है, टिम्बर मेकर, फर्नीचर फर्नीचर रिटेलर, फाइनल कंज्यूमर। तभी देखो टिम्बर मेकर ने फर्नीचर मेकर को गुड्स बेचा, ये अपना पुणे में बैठा था, ये मुंबई में बैठा है, ठीक है। तो पुणे से मुंबई गुड्स है, मतलब क्या, सेम स्टेट के अंदर में गुड्स है। तो सेम स्टेट के अंदर गुड्स है मतलब क्या, कि वो ट्रांजेक्शन जो टिम्बर मेकर और फर्नीचर मेकर के बीच जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इनवॉइस ए, उसके ऊपर क्या लगेगा, मेरा सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। देखो यहाँ पे सीजीएसटी लगा है और एसजीएसटी लगा है। टोटल गुड्स कितने बिके, 120 गए। एसजीएसटी का शेयर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर लिया, सीजीएसटी का शेयर किसने कलेक्ट कर लिया, और सीजीएसटी का शेयर मेरा कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, और जो मेरा फर्नीचर मेकर है, फर्नीचर मेकर क्या करेगा, अभी सेल कर रहा है वो फर्नीचर रिटेलर को, ठीक है। अब वो कहां पर है, छत्तीसगढ़ में बैठा है, रायपुर में बैठा हुआ है, ठीक है। रायपुर में अभी गुड्स जा रहे हैं मेरे, यहां से यहां चले गए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले गए। तभी देखो, अगर यहाँ पे भी एसजीएसटी में कलेक्ट करता, तो जो इसके पास एसजीएसटी आ रही है वो किसकी आ रही है, छत्तीसगढ़ की आ रही है। लेकिन इसके पास कौन सी है, इसके पास तो महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र वाला छत्तीसगढ़ वो कैसे पे करे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो चार्ज करेगा इसको, ये चार्ज करेगा आईजीएसटी। देखो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बी में क्या लिखा है, आईजीएसटी। और देखो यहाँ पे 20% लिखा है, यहाँ पे 10% था, ये 20%। ये जो आईजीएसटी का टोटल अमाउंट है किसके पास जाएगा, मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चलेगा, ठीक है। अभी जो 20% है, ठीक है, ये सेंटर जो मेरा 40 रुपीज है, अभी 40 रुपीज को फर्नीचर मेकर को पैसा जमा करवाना है, किसको जमा करवाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करवाने का है। तो अभी देखो जमा करवाने के लिए, अभी देखो इसका जो सीजीएसटी का 10 रुपए तो पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ था, तो उसको वहां से काट लेगा वो। और जो एसजीएसटी का 10 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, उसको भी वो यहाँ पे आईजीएसटी में काट लेगा। मतलब क्या, कि जो 10 रुपए यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र के पास पड़ा था, उन्हें सेंट्रल के पास से काट लिया। अभी ऐसा क्यों हुआ,
अभी अज्यूम कर रहे हैं अपन सेंटर को स्टेट को कुछ पे करने का है, मतलब क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको महाराष्ट्र को कुछ पे करने का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेंटर को पे कर दिया, सेंटर को महाराष्ट्र को पे करना था, ठीक है। तो दोनों का फिर टूस हो गया, मतलब कि सेंटर महाराष्ट्र को पे करने ही वाला था, लेकिन महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तो अज्यूम कर सेंटर ने स्टेट महाराष्ट्र को कुछ पे किया था, ठीक है, और उसको रिफंड करना था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको यहाँ पे से हिसाब कर देगी, काट लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा एस जीएसटी है, उसका यहाँ पे मैं यहाँ पे डिडक्शन ले सकता हूँ आईजीएसटी के अगेंस्ट में, मैं आईजीएसटी के अगेंस्ट में एसजीएसटी का हिसाब काट सकता हूँ, मतलब कि कोई भी स्टेट का मैं आईजीएसटी है उसको मैं, सॉरी सी एसजीएसटी है उसको मैं आईजीएसटी के अगेंस्ट में मैं उसको सेटअप कर सकता हूँ। क्या किया मैंने, जो मुझे 40 रुपीज पे करना था, उसमें से मैं पहले 10 रुपीज जो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेरा क्रेडिट पड़ा हुआ था, ठीक है, 10 रुपीज का, उसको मैंने पहले वो काटा, ठीक है। फिर 10 रुपए का जो मेरा एसजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, मैंने उसको काटा, बचा 20 रुपए, तो मैंने 20 रुपए पे कर दिया आईजीएसटी के फॉर्म में। क्या किया मैंने, 20 रुपए पे कर दिया आईजीएसटी के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो जो 20 रुपए पे किया मैंने, मैंने तो अगर मैं यहाँ पे एसजीएसटी पे करता तो एसजीएसटी कौन से स्टेट का होता था, महाराष्ट्र का होता था, लेकिन ये बंदा कहाँ पे बैठा है, तो छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ है, भी फर्दर रीसेल वापस ये भी करने वाला है, तो इसको जो क्रेडिट मिलता महाराष्ट्र का एसजीएसटी का मिलता, लेकिन ये तो सेल कहाँ पे करेगा, छत्तीसगढ़ में करेगा या फिर छत्तीसगढ़ के बाहर करेगा। तो इसको सेट ऑफ करने के लिए किस चीज क्या लगेगा, छत्तीसगढ़ का एसजीएसटी लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ का एसजीएसटी दे सकता हूँ क्या, नहीं दे सकता। तो मैंने उसको क्या कर दिया, इसलिए मैंने उसको दे दिया आईजीएसटी। ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी तू गुड्स को बेच, तो आईजीएसटी का सेट ऑफ ले सकता है, ठीक है। तो अभी जो फर्नीचर रिटेलर है, इन्हें वापस से फर्दर सेल कर दिया फाइनल कंज्यूमर को, जो भी सेम स्टेट में, वो भी छत्तीसगढ़ के अंदर ही है, ठीक है। तो अभी जब ये फाइनल कंज्यूमर को पे करेगा, मतलब कि उसको गुड्स बेचेगा, तो जो उसका गुड्स, उसका जो इनवॉइस बनेगा, तो उसमें अंदर क्या आएगा, सेम स्टेट के अंदर में ये दोनों है, तो क्या होगा, सीजीएसटी आएगा और एसजीएसटी आएगा, ठीक है, 30 रुपए सीजीएसटी, 30 रुपए एसजीएसटी। अब ये 60 रुपीज उन्होंने कलेक्ट किया, फर्नीचर जो रिटेलर है जिन्होंने कलेक्ट किया, तो 60 रुपीज उसको पे करना है, तो 60 रुपीज में कहाँ गया अपना, हाँ, तो जो सीजीएसटी पेएबल है, 30 रुपए सीजीएसटी, 30 रुपए एसजीएसटी, तो क्या करेगा, 30 रुपए सीजीएसटी में से उस सीजीएसटी, उसको सीजीएसटी को क्रेडिट मिला क्या, नहीं, उसको नहीं मिला, उसको डायरेक्टली आईजीएसटी का क्रेडिट मिला कुछ, हाँ, आईजीएसटी का उसको क्रेडिट मिला 30 रुपीज का, तो क्या करेगा, सीजीएसटी उसको पे करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, जीरो क्रेडिट उसको पे करना पड़ेगा। मतलब क्या कि जब इनने गुड्स बेचा, इनने गुड्स खरीदा, तो उसको आईजीएसटी जो मिला वो कितने का मिला, 40 रुपीज का मिला, ठीक है। 40 रुपीज में से 30 रुपीज उन्होंने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। और बाद बचा हुआ एसजीएसटी जो है, जो एसजीएसटी पे कर रहा था, तो 30 रुपीज एसजीएसटी, उसमें से 10 रुपीज उन्होंने आईजीएसटी यूटिलाइज कर लिया, और 20 रुपए उन्होंने एसजीएसटी पे कर दिया गवर्नमेंट को, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, लेकिन बस इतना ध्यान रखो कि जब दो स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना मतलब कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्या कर दिया, ऑल ओवर इंडिया एक ही टैक्स लगा दिया, आईजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट के बिहाफ में टैक्स कलेक्ट करती है, और उन लोग का अकाउंट्स मेंटेन करती है, जिसका जितना भी हिसाब होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी गुड्स कहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन टैक्स कलेक्ट कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में कलेक्ट हुआ था। तो होना क्या चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को टैक्स पे करने को ना, क्योंकि गुड्स तो कंज्यूम क्योंकि महाराष्ट्र में हुए ही नहीं है, तो वहां पे महाराष्ट्र का स्टेट शेयर बनता है क्या, शेयर टैक्स के अंदर में नहीं बनता। तो यहाँ पे अभी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ को ट्रांसफर करे, फिर छत्तीसगढ़ किसी और को ट्रांसफर करे, इससे अच्छा क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबके हिसाब बना रखे, वो किसके फॉर्म में बना रखे, आईजीएसटी के फॉर्म में बना रखे। अभी जिसका जो भी हिसाब रहता है वो एक अकाउंट से निकालता है, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, दूसरे अकाउंट से निकालता है, तीसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में, समझो पर्टिकुलर एक मंथ के एंड में या फिर क्वार्टर के एंड में, जो भी स्टेट का जितना भी हिसाब रहता है, उनका जितना भी शेयर है उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, कि मतलब कि तुम्हारा जितना भी ट्रांजेक्शन हुए ऑल ओवर इंडिया, सब कुछ सेट ऑफ करके आउटवर्ड ऑफ द स्टेट और इनवर्ड ऑफ द स्टेट, मतलब कि महाराष्ट्र से जो गुड्स गए बाहर और महाराष्ट्र से गुड्स जो आए अंदर, इसका जितना भी तुम्हारा टैक्स का हिसाब होगा उन सबका काट पीट करके तुम्हारा इतना शेयर बनता है, और उतना जो शेयर है वो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। तो इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होता है, आईजीएसटी कलेक्ट किया जाता है, और इंटर स्टेट में क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया जाता है, इतना बेसिक ध्यान रखो, ठीक है। ट्रांजेक्शन को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर कि जो भी मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं एट द एंड कंज्यूमर नहीं हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। जो भी उसका क्रेडिट होगा, मतलब कि आईटीसी के फॉर्म में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, वो क्रेडिट को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। उसके अंदर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन वो क्रेडिट को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ फर्दर जो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे अपन ने देखा
यहाँ पे एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को पे कर रहा है, दूसरा तीसरे को पे कर रहा है, तीसरा फाइनल कंज्यूमर को पे कर रहा है। तो जो तीनों पहले के बिजनेसमैन है, उन लोगों ने टैक्स का ट्रांजेक्शन किया, टैक्स उनकी जेब से तो जाना चाहिए ही नहीं था, एट द एंड जो कंज्यूमर उनके जेब से जाना चाहिए। तो जो इन लोगों ने टैक्स पे किया था उसका उनको क्रेडिट मिल गया, और जो एट द एंड उन्हें जो गुड्स बेचा, तो जो उन लोगों ने टैक्स कलेक्ट किया, वो जब उन लोग सरकार को जमा करवाने जाएंगे तो उन लोग क्या करेंगे, काट के जमा करवाएंगे, मतलब जो उन्हें पहला पैसा पे कर चुका है उसको काट के अभी जितना बच गया उतना उन लोग गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। बस वो जमा करवाने के तरीके अलग है, कोई सीजीएसटी के फॉर्म में, एसजीएसटी और आईजीएसटी के फॉर्म में, तीन डिफरेंट फॉर्म में टैक्स को जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उतना डिटेल में तुमको जाने की जरूरत नहीं। बस इतना ध्यान रखो कि जब सेम स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, सेम स्टेट के अंदर जब ट्रांजेक्शन होगा तो क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। और जब दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन होगा तो क्या होगा, आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, आईजीएसटी क्या है, दोनों का टोटल ही है, जैसे यहाँ पे अपन ने देखा 10% 10%, आईजीएसटी में टोटल 20% है। ये सीजीएसटी एसजीएसटी 10% 10% है, आईजीएसटी 20% हो गया, तो दोनों का टोटल ही है। ठीक है, तो आईजीएसटी क्या होता है, जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है, मतलब कि दो स्टेट्स के बीच में सप्लाई हो रहा है, तब क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है मेरा। ठीक है, और कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। सीजीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है, गुड्स और सर्विसेज की, कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। आईजीएसटी कब लगता है, इंटर स्टेट सप्लाई, और इसके अलावा एक और चीज लिखी हुई है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अभी देखो कि जब भी मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं, मतलब कि दूसरे फॉरेन नेशन से गुड्स को इंपोर्ट कर रहा हूं, तो वो एक मेरी टेरिटरी के बाहर से आए हुए। ठीक है, तो जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो मैं टैक्स पे करूंगा। ठीक है, अभी टैक्स पे करने के बाद में मैं वापस से किसी को गुड्स बेच सकता हूँ, खुद कंज्यूम कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो मैं टैक्स पे किया उसका मुझे क्रेडिट मिलने को ना। ठीक है, अभी मैं जो गवर्नमेंट है वो क्रेडिट कलेक्ट कैसे करे। ठीक है, टैक्स जो है तो उसको आईजीएसटी के फॉर्म पे, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेट्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक तो फॉरेन नेशन हो गया मेरा, और जहां पे गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के, समझो मुंबई में इंपोर्ट हो रहे हैं, तो कहां पे इंपोर्ट हो रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर इंपोर्ट हो रहे हैं। आ कहां से रहे, फॉरेन नेशन से आ रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो मुझे आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। तब गवर्नमेंट क्या करेगी, आईजीएसटी कलेक्ट करेगी, कुछ ना कुछ उनके मैकेनिज्म रहते हैं, और कलेक्ट करके मुझे क्रेडिट दे देगी। ठीक है, क्रेडिट किसके फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेट इन्वॉल्व हो गए, एक फॉरेन नेशन इन्वॉल्व हो गया, और मेरा स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, दूसरी एक स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, एक टेरिटरी के बाहर है, दो स्टेट्स के बीच में हो गया। अपन फॉरेन नेशन को भी दूसरा स्टेट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसलिए आईजीएसटी चार्ज करूंगा। जब भी गुड्स का इंपोर्ट होता है, कोई भी सर्विसेज का इंपोर्ट होता है, तो वहां पर भी मैं आईजीएसटी चार्ज करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गए मेरे टाइप ऑफ टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस में दो बाइफर्केशन है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में दो, सेंट्रल सीजीएसटी एसजीएसटी, और इंटर स्टेट में क्या, आईजीएसटी। ठीक है, जीएसटी रेट्स अपन ने देखा 5%, 12%, 18%, 28%। गवर्नमेंट ने क्या किया, फोर टायर टैक्स स्ट्रक्चर बना रखा है, जैसे चार रेट्स है, 5, 12, 18, 28। पांच का बाइफर्केशन अगर मैं सीजीएसटी एसजीएसटी में करूंगा तो क्या होगा, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। वैसे 12% का भी होगा, 18% का भी होगा, 28% का होगा। लेकिन अगर आईजीएसटी तो क्या होगा, 5% आईजीएसटी दोनों का टोटल। ठीक है, फिर कुछ गुड्स के ऊपर जीरो लगता है, 0% टैक्स लगता है, जो कि मेरे डेली यूज के गुड्स रहते हैं। फिर अपन ने भी तुमको जो मैंने यहाँ पे ब्रीफ में पहले बताया था, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स, यहाँ पे भी थोड़ी क्लैरिटी होगी, मतलब कि जो भी गुड्स का सप्लाई बिजनेस के अंदर में हो रहा है, जिसको मैं फर्दर सेल करने वाला हूँ, या फिर कोई भी सर्विस है जिसको मैं फर्दर सेल करने वाला हूँ, पहले मैं इसको ले लिया हूँ। ठीक है, तो उनके ऊपर जो मैंने टैक्स पे किया है उसको मैं क्या बोलता हूँ, इनपुट टैक्स। जीएसटी और इनवर्ड सप्लाई, बिजनेस के अंदर जो गुड्स आ रहे हो उनके ऊपर जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ उसको मैं क्या बोलता हूँ, इनपुट टैक्स। अभी देखो, इनपुट टैक्स में भी देखो तीन टाइप का होता है। आईजीएसटी का इनपुट अलग मिलता है, सीजीएसटी का इनपुट अलग मिलता है, एसजीएसटी का इनपुट अलग मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, जब आईटीसी में यूज कर दो लेस सीजीएसटी आईटीसी, लेस एसजीएसटी आईटीसी, मतलब क्या, कि मैं सीजीएसटी का इनपुट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे एसजीएसटी का इनपुट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो आईजीएसटी का भी इनपुट है, तो तीनों के इनपुट अलग अलग रहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मैं तीनों के इनपुट की अकाउंटिंग भी अलग अलग करूंगा, कि थोड़ा मुझे डिटेल में पता चले कि मेरे पास सीजीएसटी का इनपुट कितना पड़ा है, एसजीएसटी का इनपुट कितना पड़ा है, आईजीएसटी का कितना इनपुट पड़ा हुआ है। सिमिलरली आउटपुट, जब गुड्स बाहर जा रहे, सप्लाई गुड्स का बाहर सप्लाई हो रहा है, सर्विसेज का बाहर सप्लाई, तो जो भी मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ वो टैक्स कलेक्ट करके मुझे पे करना पड़ेगा। तो आउटपुट टैक्स, जो गुड्स बाहर गए उनको जो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आईजीएसटी कितना पे करना है, सीजीएसटी कितना पे करना है, एसजीएसटी कितना पे करना है, तो उसके लिए भी मैं डिफरेंट अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे देखो लेजर्स के नाम दिए हुए तीनों, वही चीज दिखा, लेजर्स पर्टेनिंग टू जीएसटी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। जब मैं गुड्स का सप्लाई करूंगा तो मुझे कौन से लेजर्स बनाने की जरूरत है, तो द लेजर्स दैट आर अफेक्टेड इन जीएसटी आर। तो मैं पहले सेल्स का लेजर रहेगा, ठीक है, परचेस का लेजर रहेगा, क्योंकि जीएसटी लगेगा कब,
गुड्स बेचने में और खरीदने में। जो मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, फिनिश गुड्स खरीद रहा हूँ, या फिर सेमी फिनिश गुड्स खरीद रहा हूँ, जो भी मैं खरीद रहा हूँ, उनको परचेज में मुझे इनपुट टैक्स मिलेगा। इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा तो परचेज लेजर बनाना पड़ेगा। सेल्स लेजर मतलब कि जब मैं गुड्स बेचूंगा तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा, तो सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा। अब देखो, सेल्स की भी मैं सेपरेट लेजर बना सकता हूँ। लोकल सेल्स मतलब कि सेम स्टेट के अंदर सेल्स जो हो रही है। इंटर स्टेट सेल्स मतलब कि दो स्टेट्स के बीच जो सेल्स हो रही है। नॉन टैक्सेबल सेल्स मतलब क्या, जिनके ऊपर 0% टैक्स लग रहा है। परचेज में भी सेम, लोकल परचेजेस, इंटर स्टेट परचेजेस, नॉन टैक्सेबल परचेजेस। ये हो गया। उसके बाद अभी देखो पार्टी लेजर मतलब क्या, कि जिससे मैं गुड्स खरीद रहा हूं, जो भी मेरा डेटर हो गया या फिर जो भी मेरा क्रेडिटर हो गया, उनका लेजर। ठीक है। और क्या रहेगा मेरा, एसजीएसटी लेजर, सीजीएसटी लेजर और आईजीएसटी लेजर। ठीक है, ये सारे लेजर्स मुझे लगेंगे गुड्स की अकाउंटिंग करने में, जब भी मैं गुड्स का डीलिंग कर रहा हूं। सिमिलरली सर्विसेज के केस में, सर्विसेज के केस में भी ऑलमोस्ट सेम। पार्टी लेजर, एसजीएसटी लेजर, सीजीएसटी लेजर, आईजीएसटी लेजर, ये लेजर मेरे कॉमन रहेंगे। और यहाँ पे देखो सर्विसेज में कुछ अलग दिया हुआ है, सेल्स ऑफ सर्विसेज लेजर और इनकम लेजर। गिव द नेम ऑफ द सर्विस, जो भी सर्विस मैं दे रहा हूँ उसका लेजर बनेगा। और क्या लिखा है, इधर डीलर इज ओनली सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस स्टैंडर्ड इज ट्रीटेड एज सेल ऑफ सर्विसेज। एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस रिसीव्ड, कंसल्टिंग चार्जेस रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, एक्सेट्रा। परचेजेस ऑफ सर्विस लेजर और एक्सपेंस लेजर। अभी देखो, जब भी मैं सर्विस बेच रहा हूँ तो मेरे लिए इनकम हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो एडवर्टीजमेंट चार्जेस रिसीव्ड मतलब वो उसका मैं लेजर बना सकता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट लेजर बना सकता हूँ। कंसल्टिंग चार्जेस रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी मेरी अलग अलग टाइप की सर्विसेज है, उनके मैं डिफरेंट डिफरेंट लेजर बना सकता हूँ। सर्विसेज के नाम पे मैं लेजर बनाऊंगा। सिमिलरली सर्विस जब मैं परचेज करूंगा, तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट मैं सर्विसेज परचेज करूंगा तो उनके नाम पे मैं लेजर बनाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट, आईटी सर्विसेज चार्जेस पेड, एडवर्टीजमेंट चार्जेस पेड, कंसल्टिंग चार्जेस, कुरियर चार्जेस, जो भी है वो सबकी चार्जेस अलग अलग रहेंगे। सेल्स का परचेज में यहाँ पे गुड्स के केस में सेम क्यों रहता है, क्योंकि गुड्स में तो गुड्स सेल हो रहे हैं, परचेजेस गुड्स का परचेज हो रहा है, उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहता है। मैं आइटम डिफरेंट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सर्विस का नेचर ही चेंज हो जा रहा है, अलग अलग टाइप की सर्विसेज है, तो मैं सर्विस के नाम पे लेजर बनाऊंगा। मैं सेल्स और परचेज नहीं बनाऊंगा। ठीक है। फिर पार्टी लेजर क्या हो गया, मेरा अपना डेटर का लेजर, जिससे मैं गुड्स मतलब कि जिसको मैंने गुड्स बेच रहा हूँ उसका नाम, और क्रेडिटर मतलब कि जिससे मैंने गुड्स खरीदा उसका नाम। एसजीएसटी लेजर, सीजीएसटी और आईजीएसटी लेजर, तो ये सारे लेजर मुझे लगेंगे अकाउंटिंग करने के लिए। ठीक है। जैसे समझो कि यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन है, अभी टिम्बर में, और इस पे नहीं करते, इस पे करते, सिंपल रहेगा। टिम्बर मेकर है, उन्हें फर्नीचर मेकर को गुड्स बेचा। ठीक है। तो जिनने गुड्स बेचा, अभी गुड्स जो बेच रहा है उनने गुड्स को मतलब सेल किया फर्नीचर मेकर को, तो क्या होगा, उसकी एसेट क्रिएट हो गई फर्नीचर मेकर। ठीक है। और क्या हो गया, सेल्स हो गया। मतलब फर्नीचर मेकर से उसको टैक्स कलेक्ट करने कितने रुपए, 120 रुपीज कलेक्ट करने का। ठीक है। अभी सेल्स क्या हो गया, अभी सेल्स मतलब की गुड्स की सेल्स कितनी हुई, टोटल तो 120 हुआ, लेकिन 120 के अंदर 10 रुपीज 10 रुपीज तो मेरा टैक्स है, वो मुझे पे करने का है। तो क्या करूंगा मैं, क्या तो ऐसा दिखा सकता हूँ सेल्स 120 और बाद में फिर उसका मैं ब्रेकअप अलग से दिखाऊँ अकाउंटिंग करूँ, या फिर ऐसा कर सकता हूँ सेल्स 100 और फिर 10 रुपीज की मैं टैक्स के वहां पे तभी लाइबिलिटी बना दूं, क्योंकि आउटपुट टैक्स एसजीएसटी, आउटपुट टैक्स सीजीएसटी, इतना मुझे पे करना है। तो एंट्री कैसे हो सकती है, फर्नीचर मेकर अकाउंट डेबिट टू सेल 100 रुपीज, टू जो मेरी लाइबिलिटी एसजीएसटी की, टू सीजीएसटी की लाइबिलिटी 10 रुपीज 10 रुपीज। तो यहाँ पे मेरी सीजीएसटी एसजीएसटी की लाइबिलिटी भी खड़ी हो गई, 100 रुपए की मेरी सेल्स भी दिख रही है। सिमिलरली फर्नीचर मेकर कैसे एंट्री पास करेगा, परचेजेस। ठीक है। अब उन्हें जब परचेज किया गुड्स को, तो गुड्स को जब परचेज किया उन्हें कितने में खरीदा, 120 में खरीदा। ठीक है। लेकिन 120 में 100 रुपए गुड्स की वैल्यू थी, 10 रुपीज के, तो उसको क्रेडिट मिला। तो क्या करेगा, ऐसा कर सकता है, परचेजेस 100, इनपुट सीजीएसटी 10 रुपीज, इनपुट एसजीएसटी 10 रुपीज, टू जो भी मतलब कि मेरे पार्टी का नाम है जिससे मैंने गुड्स खरीदा, टिम्बर मेकर, उसका नाम। तो ऐसे लेजर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंटिंग करने के लिए। तो ये चीज लिखी हुई है। अब देखो यहां पर कुछ और चीजें। ठीक है। यहाँ पे अब इसको मैं तुमको बस बता ऑब्जेक्टिव पर्पज से बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से यहाँ ये लास्ट पॉइंट है इसके, तो अपना चैप्टर ऑब्जेक्टिव पर्पज से खत्म हो गया, प्रैक्टिकल वाला पार्ट बचा रहेगा। ठीक है। यहाँ पे बस उसका कोई भी क्वेश्चन दे दिया, उसमें कैसे अकाउंटिंग होंगी उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव जैसा कुछ खास है नहीं। अपन यहाँ पे जो स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव है वो इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी कैलकुलेशन, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या ध्यान देने की जरूरत है, जीएसटी कंप्लायंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है। हाँ। तुमको देखो, अभी देखो जब तुम लोग गुड्स खरीद रहे हो या फिर गुड्स बेच रहे हो, ठीक है, तो जब गुड्स बेच रहे हो तो तुम लोग गुड्स को खरीद रहे बेच रहे हो, उसके मतलब कि तुम लोग को जो भी तुम गुड्स बेच रहे हो, ठीक है,
ऐसा होगा कि जितने भी गुड्स है सबके ऊपर सेम रेट ऑफ टैक्सेस लग रहा है, सबके ऊपर अलग अलग रेट ऑफ टैक्सेस लग सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब कि एक बिल है, तो एक बिल के अंदर में अभी डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस के गुड्स आ सकते हैं। जैसे कि समझो कि अभी मैं 10 चीजें खरीद रहा हूँ, किसी चीज के ऊपर 5% लग रहा है, किसी को 10% लग रहा है, किसी को 18, किसी अलग अलग रेट्स लग रहे हैं बेसिकली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री मोड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी मैं गुड्स का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जीएसटी में गुड्स का कैलकुलेशन करूंगा, अगर मैं जीएसटी के अकाउंट बना रहा हूँ, तो मुझे जब अकाउंटिंग करूंगा तो इन्वेंट्री मोड के साथ करूंगा। ये होता क्या है तुमको मैं बाद में बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखो कि जब भी मैं अकाउंटिंग करूंगा जीएस गुड्स की, तो अकाउंटिंग में इन्वेंट्री मोड करूंगा। सिमिलरली जो मैंने सर्विसेज की अकाउंटिंग करूंगा, तो मुझे सिर्फ अकाउंटिंग ओनली मोड, ये दो मोड होते हैं, अकाउंटिंग में इन्वेंट्री मोड, अकाउंटिंग ओनली मोड, तो ये दो मोड है, वो दो मोड के साथ मैं अकाउंटिंग करूंगा, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, अभी जब मैं इन्वेंट्री मेंटेन करूंगा, तो तुमको अगर याद होगा कुछ, स्टार्टिंग में तुमको मैंने बोला था कि एक चीज अपना बचा हुआ है, ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। तो देखो जब बहुत सारी चीजें अपने अब देख चुके हैं अपन, पहले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, मैं मतलब कि मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ, कंपनी क्रिएट करने में मुझे क्या क्या लगता है, लेजर लगता है, ग्रुप लगता है, वाउचर लगता है। ये तीन चीजें अपन ने समझी थी कि मुझे लेजर पहले डिफाइन करना पड़ता है, फिर लेजर को किसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा, ग्रुप के अंदर मैं डिफाइन करूंगा, और ट्रांजेक्शन पास करने के लिए मुझे वाउचर लगता है, तो वाउचर को मैं बना भी सकता हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा तीन चीजें और रहती है। अब ये तीन चीजें और क्या है, जब भी मैं गुड्स में डील कर रहा हूँ, तो मैं जब अकाउंटिंग करूंगा तो मैं इन्वेंट्री भी मेंटेन कर रहा हूँ, क्यों, कि कितने गुड्स मेरे पास कौन से रखे हुए हैं। तो मुझे पहले सिस्टम के अंदर फेड करना पड़ेगा कि मैं कौन से गुड्स में डील करता हूँ। तो उसको डील करने के लिए होता है स्टॉक आइटम। क्या होता है, स्टॉक आइटम। ठीक है, मतलब कि मैं पहले बिजनेस के अंदर, मतलब कि सॉफ्टवेयर के अंदर बताऊंगा कि मैं कौन से गुड्स के अंदर डील कर रहा हूँ, स्टॉक आइटम ये हो गया मेरा। फिर उनको मैं मेजर कैसे करूँ, यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, मीटर में मेजर करूँ, केजी में मेजर करूँ, लीटर्स में मेजर करूँ, पीसेस में मेजर करूँ, डजन में मेजर करूँ, किस में मेजर करूँ, तो वो यूनिट ऑफ मेजर में डिफाइन करूंगा। क्योंकि तुम लोग कभी भी कोई इन्वॉइस खरीदते हो, मतलब कि तुम लोग कोई भी गुड्स खरीदते हो, ठीक है, तो गुड्स के जो इन्वॉइस मिलता है उसमें स्टॉक आइटम लिखा, मतलब कौन सा तुमने गुड्स खरीदा वो लिखा रहता है। और तुम उसको किस में मेजर करो, पीसेस में मेजर करो, लीटर में मेजर करो, केजी में मेजर करो, मीटर में मेजर करो, वहां पे वो भी लिखा रहता है बिल के अंदर। तो मैं यूनिट ऑफ मेजर भी डिफाइन करूंगा। उसके बाद क्या हो गया मेरा गोडाउन। गोडाउन मतलब क्या, मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूँ एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि समझो मेरे पास मल्टीपल गोडाउन है, तो कौन से गोडाउन के अंदर कौन से गुड्स रखे हुए हैं। जब भी मुझे अभी मुझे डिलीवरी करने का है, तो मैं देख सकता हूँ कि हाँ ये गोडाउन में गुड्स रखे हुए हैं, यहाँ से निकालो और पहुंचा दो गुड्स। तो मुझे पता चलते रहेगा कि कौन से गोडाउन के अंदर कौन से गुड्स रखे हुए हैं। तो इनपुट डेटा में मुझे छह चीजें लगती है सबसे पहले। फिर इनपुट डेटा बनने के बाद मैं एंट्रीज अब पास करना शुरू कर रहा हूँ, अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर रहा हूँ। तो जो अभी तीन चीजें हैं, एक हो गया मेरा अकाउंटिंग वाउच जो मेरी नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्रीज में पास करता हूँ वो, एक हो गया मेरा इनवॉइस, मतलब अकाउंटिंग में जो सेल्स ऑफ परचेस की नॉर्मली भी पास कर सकता हूँ, और एज अ इनवॉइस भी पास कर सकता हूँ। मतलब क्या, इनवॉइस में मैं जो मेरे स्टॉक आइटम है, मतलब कि जो भी मैं गुड्स बेच रहा हूँ वो भी मैं वहां पे डिफाइन करूंगा, मैं तुमको दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर के अंदर में। ठीक है, और थर्ड क्या होता है मेरा, इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर मतलब क्या, परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर, एकदम बेसिक एग्जांपल, परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर। इन्वेंट्री वाउचर मतलब क्या, इन्वेंट्री वाउचर का जो इफेक्ट है ना, वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर नहीं होता। मतलब क्या, जैसे कि समझो कि अगर मेरे को समझो कि मैंने किसी को भी परचेज ऑर्डर दिया, कि मतलब मुझे ये गुड्स खरीदने का है, तो गुड्स मैंने खरीद लिया क्या, नहीं। जब तक वो गुड्स मेरे पास आते नहीं उसकी मैं अकाउंटिंग एंट्री पास करूंगा क्या, नहीं पास करूंगा। मेरा क्रेडिटर खड़ा हुआ क्या, नहीं खड़ा हुआ। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं रिकॉर्ड तो मेंटेन करूंगा कि हाँ मैंने ये गुड्स के लिए परचेज ऑर्डर डाल रखा है, तो वो मैं किससे डालता हूँ, इन्वेंट्री वाउचर से डालता हूँ। सिमिलरली सेल्स ऑर्डर, क्योंकि मेरे पास सेल्स का ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है, तो मेरे पास तो बहुत सारे सेल्स के ऑर्डर आ रहे हैं, सिमिलरली मैं बहुत सारे परचेज ऑर्डर भी दे रहा हूँ। तो मुझे एक रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, मैंने कौन से ऑर्डर प्लेस किया था परचेज के, कौन से सेल्स के मेरे पास ऑर्डर है। ठीक है, तो सेल्स जब मेरे पास ऑर्डर आता है तो मैं सेल्स ऑर्डर एक बना देता हूँ। ठीक है, कि मतलब कि ये गुड्स के तो ऑर्डर आया हुआ है, लेकिन गुड्स की सेल हो गई क्या, नहीं हुई है अभी। तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा क्या, नहीं इफेक्ट आएगा। तो इन्वेंट्री वॉचर का बेसिकली काम क्या है, जो मैं इन्वेंट्री को मैनेज करना है, परचेज ऑर्डर से इन्वेंट्री मैनेज हो रही है, सेल्स ऑर्डर से इन्वेंट्री, मतलब कितना परचेज मुझे करना है, कितना गुड्स को मेरे को बेचना है, बाकी उतर कितना ऑर्डर मेरे पास आया हुआ है, तो उसका मैं इन्वेंट्री वॉचर से हिसाब रखता हूँ। ठीक है, उसका इफेक्ट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर नहीं होता। ठीक है, देन क्या, मेरा आउटपुट, सारी मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर लिया, और एट द एंड क्या है मेरा, आउटपुट रिपोर्ट्स, ये भी अपन ने देखा था, पीएनएल देखा था, बैलेंस शीट, डे बुक, ट्रायल बैलेंस, और जीएसटी समरी। हाँ, अभी देखो जीएसटी समरी में मैंने तुमको एक और चीज बोला था, तुमको जीएसटी समरी में तुमको बोला था कि मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा था जीएसटी समरी में, द जीएसटी रिपोर्ट प्रिंट्स अ समरी ऑफ जीएसटी रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब क्या, आउटपुट टैक्स, तुमने मुझे गुड्स बेचा,
तो जो तुमने टैक्स कलेक्ट किया, जीएसटी रिसिव्ड एंड पेड बाय यू, मतलब इनपुट टैक्स, जो तुमने गुड्स खरीदे उसके जो तुमने टैक्स पे किया वो पेड बाय यू। तो जीएसटी रिपोर्ट में इन दोनों का ब्रेकअप दिखता है, ब्रोकन डाउन बाय द वेरियस टैक्स कोड्स, एचएसएन कोड, एसएसी कोड्स। और टैक्स कोड में क्या रहेगा अपना, जो रेट्स रहेगी अपनी, उन सबके रेट्स का बाइफर्केशन रहेगा। एंड यूज टू कैलकुलेट या जीएसटी पेमेंट और रिफंड, मतलब कि मुझे कितना गवर्नमेंट को नेट पे करना है या फिर रिफंड लेने का है, मुझे जीएसटी रिपोर्ट से पता चलता है। ठीक है, ये मेरी रिपोर्ट्स रहती है, ये सारी रिपोर्ट्स मुझे मिलती है। देख, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस पर्टिकुलर वे में काम करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। और ये भी मेरा प्रोसेस था, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में स्टेप बाय स्टेप में क्या करूंगा, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वो हो गया, और मैं अकाउंटिंग मुझे करना है तो मैं क्या क्या पहले करूंगा वो यहाँ पे लिखा होता। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, अपन यहाँ कहां पर थे, यहां पर थे। ठीक है, तो मुझे स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजर विद, ये क्या, यूनिट यूक्यूसी, अब ये क्या, यूनिट क्वांटिटी कोड, यूनिक क्वांटिटी कोड, मतलब हर चीज को मेजर करने का एक कोड होता है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, यूनिक क्वांटिटी कोड। इज ये भी लिख के रख लेना, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। इज अ मस्ट फॉर जीएसटी अकाउंटिंग, तो मैं स्टॉक आइटम डिफाइन करूंगा और इसका यूनिट ऑफ मेजर डिफाइन करूंगा। ठीक है, फिर सर्विसेज के लेजर बनेंगे अलग अलग सेपरेटली, लोकल और इंटरस्टेट सप्लाई का। फिर इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स के लेजर डिफरेंट रेट्स के अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, सेम रेट्स की भी तुम एक साथ बनाओगे चल जाएगा। ठीक है, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के लेजर कॉमन भी हो सकते हैं, अपने ऊपर है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ledgers will be created under subgroup duties and taxes and main group current liabilities। तो देखो, अब जब अपन, तुमको अगर याद होगा, तो लेजर जब अपन डिफाइन करते हैं तो लेजर बनाते के टाइम पे मुझे क्या बताना पड़ता है, ग्रुप बताना पड़ता है कि कौन से ग्रुप के अंदर में वो कंबाइन होने वाले हैं। तो जो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी लेजर है वो कहां पर आएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस सब ग्रुप के अंदर में आएंगे। और उसका मेन ग्रुप क्या रहेगा, करंट लाइबिलिटीज, क्या रहेगा, करंट लाइबिलिटीज। सब ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, मेन ग्रुप करंट लाइबिलिटीज। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ये टैक्सेस कहां पे आएंगे, मेरा मेन ग्रुप करंट लाइबिलिटीज क्यों, मतलब कि मुझे टैक्स मैंने कलेक्ट किया है, तो मेरी करंट लाइबिलिटीज मुझे अभी अभी पे करना है, 12 मंथ्स के अंदर पे करने का, नहीं तो मुझे पेनल्टी लगेगी, जो भी इंटरेस्ट लगी वो सब लगेगा। और उसका सब ग्रुप क्या है, करंट लाइबिलिटी से बहुत सारी चीजें और भी आती है, तो उसका एक सब ग्रुप बना दिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में आएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, वाउचर एंट्री फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स शुड बी इन आइटम इनवॉइस मोड एंड फॉर सर्विसेज बिन अकाउंटिंग मोड। देखो यहाँ पे दो मोड्स और दिए हुए, ये भी अपन देखेंगे। जब मैं गुड्स की सप्लाई करता हूँ तो मुझे किस में करना पड़ता है, आइटम इनवॉइस मोड में करना पड़ता है। और जब मैं सर्विसेज की अकाउंटिंग करता हूँ तो मुझे किस में करना पड़ता है, अकाउंटिंग मोड में करना पड़ता है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज गुड्स की एंट्री करने के लिए आइटम इनवॉइस मोड, सर्विसेज की एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग मोड। देखो नाम से समझ में, आइटम इनवॉइस मोड मतलब क्या, मुझे आइटम बाय आइटम बताना रहेगा कि मैंने कौन से गुड्स बेचा, तो आइटम इनवॉइस मोड। सर्विसेज तो अपन एक ही नाम से बनाते हैं, जो भी मैंने सर्विसेज खरीदा उसका अलग नाम रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट नाम रहने वाले, तो इसलिए उसका एक नॉर्मल अकाउंटिंग मोड चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए, जैसे अपन ने पहले एग्जांपल किया था वैसे सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है कि कैसे कैसे तुम लोग यहाँ पे करोगे। एक बार मैं देख लेते हैं, यूपीसी का फुल फॉर्म लिखा है यूनिट क्वांटिटी कोड। और देख लेता हूँ मैं एक दो कुछ और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बच गए क्या। हाँ, एट द एंड देखो, बट जीएसटी में रिपोर्ट्स के पे दो नाम भी दिए, जीएसटी आर टू और जीएसटी एनुअल कंप्यूटेशन। तो रिपोर्ट्स होती है अलग अलग, इसका तुम लोग बस नाम याद रखो और कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखो पूरा समरी भी दिया हुआ है, ये समरी भी तुमको पढ़ना रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कैसे भी हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पर्पज से ये चैप्टर कंप्लीट है। इसके नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं प्रैक्टिकल, जो जीएसटी वाला प्रैक्टिकल है उसको थोड़ा तुमको करके बताऊंगा। ठीक है, देन अपन इसी कुछ प्रैक्टिस के क्लासेस भी कर लेंगे। ओके, चलो ठीक है।